परेड की शुरुआत हो चुकी है। ये पहला दस्ता इस वक्त आप देख पा रहे हैं इस वक्त यहाँ पर। सुमित जी, जैसे आप किसी भी ड्रिल ले लीजिए, ये पूरा एक ड्रिल है, बहुत ही वेल रिहर्स ड्रिल है। देखिए ये वाद्य यंत्रों से हेराल्डिंग चल रही है। सर प्लीज माफ करिएगा, आपको रोक रहा हूँ। संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये यहाँ पर आप देख सकते हैं हेराल्डिंग हो रही है। भारतीयों के दिलों की लय, ताल और कामनाओं का प्रतिध्वनि इसको कहा जाता है। सुशिर और अवनद वाद्यों की श्रृंखला का यहाँ प्रदर्शन 300 कलाकारों के साथ परेड की हेराल्डिंग आप देख रहे हैं। कमांडर सिंह, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो मैं जैसे कह रहा था कि ये एक ड्रिल है, बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल रिहर्स्ड। सारे के सारे दस्ते जो हैं 2 महीने पहले से ये ड्रिल शुरू कर देते हैं, रिहर्सल शुरू कर देते हैं। तो इसमें कोई भी जैसे मिनट टू मिनट प्रेपरेशन होती है, तो इसमें ताकि जो आपका मार्जिन ऑफ एरर है वो ऑलमोस्ट निल हो जाए। तो ये एक सभी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है। आप सोचिए कि हमारे इतने बड़े देश में से, करीब 150 करोड़ की आबादी के देश में आप आके कर्तव्य पथ पर अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, अपने संगठन को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, अपने देश को दिखा रहे हैं कि हाँ हम इस लेवल पे पहुँचे हैं। ये बहुत ही बड़ी और गर्व की बात है, जिसमें सभी लोग पूरे जी जान से पार्टिसिपेट करते हैं और मेहनत करते हैं। और तब आपको ये 1-1.5 घंटे का जो नज़ारा दिखता है, जिसको हम क्लॉकवर्क प्रिसीजन भी कहते हैं। देखिए इस वक्त बड़ी खूबसूरत धुन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो स्वदेशी वाद्य यंत्र हैं उनके जरिए हेराल्डिंग की ये तस्वीरें, 300 कलाकारों के साथ परेड की हेराल्डिंग इस वक्त की जा रही है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि खासतौर पे MI-17 हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की तस्वीरें हम देख रहे हैं, खासतौर पर क्योंकि अब पुष्प वर्षा होगी। क्या जैसे जैसे ये आप कह सकते हैं कि जो आप मार्चिंग करते हुए या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए बच्चे हैं, ये कलाकार आगे बढ़ेंगे, तब उसके बाद सीधे तौर पर पुष्प वर्षा की जाएगी। और फॉर्मेशन का नेतृत्व जो है वो ग्रुप कैप्टन अशोक अहलावत कर रहे हैं। जाहिर है उनके लिए भी ये बहुत खास मौका, सेना, वायुसेना और नौसेना के ध्वज के साथ ये उड़ान भरी जा रही है। ये देखिए क्या खूबसूरत और शानदार तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कर्तव्य पथ पर बैठे दर्शकों पर फूलों की बारिश की जा रही है। आकाश में शानदार ध्वज फॉर्मेशन करते हुए ये हेलीकॉप्टर्स फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अशोक अहलावत कर रहे हैं और 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के हेलीकॉप्टर इस फॉर्मेशन में शामिल हैं। तस्वीरें आपके सामने। ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए धरती, आकाश, सब ओर उत्साह के रंग। और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। और देखिए आप देख रहे हैं कि MI-17 हेलीकॉप्टर से सबसे पहले तिरंगा झंडा, उसके बाद तीनों सेनाओं के अपने अपने ध्वज। और ये पुष्प वर्षा उन लोगों के लिए, उन अतिथियों के लिए भी, या फिर उन लोगों के लिए जो यहाँ पहुंचे हैं, और ये भी कि भारत का ये इतना बड़ा पर्व यानी गणतंत्र का ये पर्व किस तरीके से पूरी दुनिया इस समय देख रही होगी। और देखिए अद्भुत तस्वीर सुमित, आइकॉनिक व्यू आप देख सकते हैं। बिल्कुल इंडिया गेट के ऊपर यहाँ पर ये MI-17 आपको दिखते हुए भारत का तिरंगा शान से लहराता हुआ दिखता हुआ। लेकिन अब आएंगे परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, वो यहाँ पर अभी थोड़ी देर में आएंगे। परेड कमांडर यहाँ पर एक खुली जिप्सी में अकेले वो आपको खड़े हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। और देखिए हमेशा परेड कमांडर से सैल्यूट रिसीव करती हैं राष्ट्रपति, और उसके बाद परेड की शुरुआत, उसके बाद उनके डिप्टी भी आते हैं, और उसके बाद परेड की शुरुआत होती है। सर खासतौर पे MI-17 क्योंकि मैं देख रहा हूँ लंबे समय से MI-17 का इस्तेमाल हम देखते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर हमारा हेलीकॉप्टर भी है ये।
बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं आप। MI-17 पिछले 2 दशक से ऊपर से हमारे साथ है और ये जो लेटेस्ट वर्जन है इसका MI-17 1V मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। 5 टन तक ये ट्रूप ट्रांसपोर्ट कार्गो को कैरी कर सकता है। कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू और मेडिकल इवैक्यूएशन परेड कमांडर आ चुके हैं सर। किया जाता है सर, और परेड कमांडर आ चुके हैं और उनके बारे में भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वक्त जो हमारी ग्राफिक्स टीम है उन्होंने तैयार की है। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार VSM जनरल ऑफिसर कमांडिंग इस वक्त परेड कमांडर के तौर पर 16 दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में ये कमीशन हुए। कुमाऊं रेजिमेंट की 5वीं बटालियन की इन्होंने कमान संभाली है। ऑपरेशन मेघदूत के दौरान सियाचिन में भी सेवाएं दे चुके हैं। काबुल में महत्वपूर्ण विदेशी मिशन पर इन्होंने सफल कार्यकाल समीर, एक और खास बात ये इस बार क्योंकि इस रिपब्लिक डे में ये कि फादर जो हैं जो खुद वो इस समय परेड कमांडर हैं और उनके जो बेटे हैं वो कैवलरी को लीड कर रहे हैं को। ये दोनों आप कह सकते हैं कि फादर और बेटे के लिए दोनों के लिए बहुत बड़े गर्व का ये मौका ब्रजेश जी कितना गौरवान्वित कर देने वाला हो। जी, जो कहते भी आए हैं कि आर्मी में ट्रेडिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर ट्रेडिशन जब फादर से सन और ग्रैंडसन के पास की जाए तो ये तो इनके पिता भी फौज में ही थे। तो आप कहेंगे करीब 4 जनरेशन इनकी परिवार ने फौज की कुमार क्योंकि परेड कमांडर आ चुके हैं तो अब परेड तो ये बहुत अच्छा रहता है ट्रेडिशनल आर्मी में और बहुत वैल्यू एडिशन करता है और लोग देख करके प्रभावित होते हैं और हम चाहते हैं कि वो लोग जो कि बैकग्राउंड में नॉलेज में भी है वो भी सेना के अंदर परंपरा आर्म फोर्सेस को कि उनकी परंपरा उनकी लेगेसी कैसे बढ़ती जाती है, हमारे नौजवान कैसे उसको आगे लीड करते हैं। आई थिंक वो भी बड़ा एक इसके अंदर उद्देश्य होता है। बिल्कुल आपने सही कहा जनरल कुमार। देखिए परेड कमांडर आ चुके हैं और परेड यहां से आरंभ होती है। परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र विजेता यहां पर आपको दिखाई देंगे। सर्वोच्च बहादुरी के पुरस्कार से सम्मानित विजेता परेड कमांडर और परेड उप कमांडर का अनुकरण कर रहे हैं और उनमें परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता शामिल हैं जिनको आप देखेंगे यहाँ पर। गौरव जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो नेवी का जो दस्ता है इस बारी उसके जो कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर आलूवालिया, उनके पिताजी भी नेवी में थे एज अ कमोडोर, तो वो भी एक 2nd जनरेशन ऑफिसर हैं और ये भी अवश्य ही उनके लिए बहुत ही गर्व की बात होगी दोनों फादर सन के लिए कि आज वो भी परेड कमांडर कर रहे हैं 30 साल के बाद। जिन्होंने वीरता को जिया बिल्कुल। तो परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव PVC सेवानिवृत्त रेटिंग ग्रेनेडियर्स और सूबेदार मेजर संजय कुमार PVC 13 जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स जिनको आप इस वक्त देख पा रहे हैं परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और अशोक चक्र से सम्मानित किया गया लेफ्टिनेंट कर्नल जयराम सिंह सेवानिवृत्त अशोक चक्र। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है। अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को प्रदान किया जाता है। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारे देश के परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेताओं की जो इस वक्त वहां पर देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सलामी लेते हुए ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, अगर आप इन तस्वीरों को बयां कर पाएं, वो हमारे जवान, वो हमारे ऑफिसर्स जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है, आज इंडोनेशिया का मार्चिंग कंटिंजेंट आज उनको सम्मान देने का भी दिन होता है। ऐसे वक्त में क्या भावना रहती होगी इन जवानों के मन में, उनके दिलो दिमाग में? जी ब्रजेश जी। देखिए, ये तो बहुत ही भव्य समारोह कहा जाएगा जिसके अंदर राष्ट्रपति अगर किसी को पुरस्कृत करती है, आमतौर पर ये पुरस्कार अशोक चक्र या परमवीर चक्र या बहुत हाई लेवल की गैलेंट्री। जनरल कुमार, ये इंडोनेशिया की सैन्य अकादमी का ड्रम जेड्रंग सुलिंग काका लोकानांता इस वक्त वहां पर दिखाई दे रहा है। इंडोनेशिया का जो हम कह रहे थे सैन्य दस्ता आने वाला है, ये इंडोनेशिया की जो मिलिट्री अकेडमी है उसका जेड्रंग सुलिंग काका लोकानांता का 190 सदस्यीय बैंड है। आइए जरा सुनते हैं कैसे बजा रहे हैं। नहीं, और सर आप एक बार फिर से बताइए जो आप बता रहे थे, अभी आपकी आवाज नहीं गई, आप फिर से बताइए आप क्या कह रहे थे। अचल अमर सिंह मल्होत्रा।
जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो इंडोनेशिया का आपका जो कॉन्टिजेंट आया है यहाँ पे, जी, चूँकि वहाँ के प्रेसिडेंट की भी मिलिट्री बैकग्राउंड है, सेना में रह चुके हैं वो। सेना में रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं इससे प्रीवियस गवर्नमेंट में, जी, तो वो ऐसा रिपोर्ट है कि उन्होंने खुद पर्सनली सुपरवाइज किया था जब इसकी रिहर्सल करा था ये बैंड जकार्ता में, और उन्होंने खुल के ये कहा भी है कि वो बहुत उन्हें इस चीज़ का बहुत गर्व है कि इंडोनेशिया के इस कॉन्टिजेंट को मौका मिला है पहली बार कहीं विदेशी धरती पे जाके परफॉर्म करने का या पार्टिसिपेट करने का। तो ये अपने आप में छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन इनकी एक सिंबॉलिक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए इम्पोर्टेंस बन जाती है। तो अब ये याद रखने 61 वाली कैवलरी आ बात। चुकी है। एक आपको और इसमें इम्पोर्टेंट टिटबिट बताऊं, जी, तो सुकार्नो साहब जब फंस गए थे पहले इंडोनेशिया में, जो राज था वो डच की वो कॉलोनी थी, तो सुकार्नो साहब 48 या 49 फंस गए थे अपने घर के ऊपर में, तो बिजू पटनायक को भेजा था अपने प्राइम मिनिस्टर ने, और वो हवाई जहाज से उनको खींच के उठा के ले गया है। सर उनके साथ उनकी वाइफ भी मौजूद थी, उस मिशन के अंदर उनकी वाइफ भी उनके साथ मौजूद थी। तो ये एक बहुत ही छोटी सी घटना है, लेकिन इसका बहुत तगड़ा महत्व है, नहीं तो वो फंस गए होते। हिस्ट्री शायद कहीं और तरीके से लिखी गई। और बिजू पटनायक ने, मुझे याद है कश्मीर वाला जो ऑपरेशन चलाया था उनमें भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। वो वॉलंटियर किए थे, और कलिंगा एयरलाइन हुआ करती थी, प्राइवेट एयरलाइन, उसने कहा कि मेरी एयरलाइंस मुफ्त में, खैर वो पैसे की बात अलग थी, ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करेगी, रसद को ले जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा कमिटमेंट रहा है उस समय के लोगों का अपने देश के लिए और देशवासियों। बिल्कुल जनरल कुमार, 61 कैवलरी क्योंकि इस वक्त कर्तव्य पथ पर आप देख सकते हैं वहाँ behind the clip clop of the hooves we have the rumble of the tanks. तो ये 61 कैवलरी आप जो देख रहे थे, ये पहली सेना टुकड़ी थी जो कर्तव्य पथ पर आई। अब और देखिए अब T-90 भीष्म टैंक इस वक्त आ चुका है हमारे सामने। T-90 भारत की आधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हंटर किलर अवधारणा पर इस टैंक को पूरी तरह से डिजाइन किया गया है। लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में ये सक्षम है। इसका बड़ा इंतजार हो रहा था सुमित। T-90 भीष्म टैंक इस वक्त अब हमारे सामने। देखिए बिल्कुल T-90, और कहते हैं कि इसको करीबन 3 से 4 दशक हो चुके हैं खासतौर पे थल सेना के अंदर, लेकिन इसको एडवांस, इसमें कई चीज़ें एडवांस की गई हैं। खासतौर पे इसकी गन को कह लीजिए, नाइट विजन आप कह सकते हैं, इसके अंदर कई ऐसे आप कैसे एंटी टैंक मिसाइल या फिर आप इसमें चीज़ें लगाई गई हैं। और खास बात यह कि भारत के पास ऐसे बेहतरीन टैंक्स, और मुझे ईस्टर्न लद्दाख का वो वाकया भी याद आता है जब इन भारी भरकम टैंक्स को, T-90 टैंक्स को या फिर आप T-70 टैंक्स को ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में, यानी रेगिस्तान के इलाकों से निकालकर ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में ले जाया गया था। कितनी बड़ी चुनौती थी, और यही है भारतीय सेना की सबसे बड़ी शौर्य गाथा, क्योंकि वो कभी भी कहीं पर भी कुछ भी मुमकिन कर सकते हैं। आप बात कर रहे थे सुमित, थोड़ा डिटेल है मेरे पास इसमें। 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, 7.62 मिलीमीटर को एक्सियल मशीन गन, 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है, और रात के समय में भी 5 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेज सकता है। आप पढ़ते रहेंगे गौरव, और ये उपलब्धियां आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन अब देखिए आगे बढ़ गया है, काफिला आगे बढ़ गया है। NAMIS और BMP-2 सारथ अब हमारे सामने है। लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में इस टुकड़ी की कमान है। भारत की विध्वंसक शक्ति का ये परिचायक है। तो देश की आन बान और शान से जुड़ी ये तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं। और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान इसने अपनी क्षमता साबित की थी, और इस वक्त इस शक्ति को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। जिस आत्मनिर्भर भारत की आप बात कर रहे थे, आत्मनिर्भर भारत का सबसे बेहतरीन मिसाल आप कह सकते हैं, क्योंकि DRDO, BEL और लासर एंड टुब्रो ने मिलकर इसको बनाया है। बिल्कुल, और ये तीनों भारतीय कंपनियां हैं जिन्होंने भारत को इतना बेहतरीन हथियार दिया है। जल्दी से कमोडोर बहल, इस पर आपका एक कमेंट चाहूंगा। आत्मनिर्भर भारत की ये झलक कैसी लग रही है आपको? देखिए, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को आज बताया। कई एरियाज हैं जहां पे भारत ने बहुत प्रोग्रेस किया है, जैसे कि स्पेस में अभी थोड़े दिन पहले डॉकिंग भी की गई थी सैटेलाइट्स के बीच में। हमारे जो पिनाका सिस्टम्स हैं और जो दूसरे आर्टिलरी सिस्टम जो हम एडवांस बना रहे हैं देश के अंदर ही, जिसको हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और साथ साथ में जो प्रलय मिसाइल की बात आपने पहले भी उठाई थी, 150 से 500 किलोमीटर की रेंज की, जो कि LOC आप बोलते रहिए, ये इन्फेंट्री कॉलम भी आ चुका है, प्लीज आप बोलते रहिए।
जो LOC और LACP आपने डिप्लॉयमेंट करने की बात कही थी, तो वो री एंट्री व्हीकल का इस्तेमाल करती है। एडवांस टेक्नोलॉजी का 1.6 माक की स्पीड पे चलती है वो, और बड़ी मुश्किल से वो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को उसको एंगेज कर पाएंगे। और ऑल टेरेन व्हीकल पर विकसित किया गया इन्फेंट्री कॉलम को, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं। देश की उन्नत सैनिक क्षमताओं को प्रदर्शित इस वक्त यहां पर किया जा रहा है, इन्फेंट्री कॉलम। और ये सारे कॉलम्स वो हैं जो हाई एल्टीट्यूड यानी ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं, यानी इनको आप हाई एल्टीट्यूड में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इनको रेगिस्तान में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं बार बार 2020 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, 4-5 साल पहले जब ये सारी परिस्थितियां बदली, तब भारत ने ये बहुत अच्छे से समझ लिया कि हमको अब ऐसे व्हीकल्स की भी जरूरत है जिससे मूवमेंट आसानी से किया जा सके। और यही आप कह सकते हैं कि हमारी क्षमताएं हैं कि हमने अपने खुद के इंडिजीनियस आपकी चीजें अपनी तैयार कर ली। जो सामने हथियार आ रहा है या सामने जो मिसाइल आ रही है, कह सकते हैं कि ये दुनिया के हर देश की नजर इस मिसाइल पर रहती है। और जनरल कुमार, ब्रह्मोस जो भारत ने रशिया के साथ मिलकर बनाई है, और ये मिसाइल जो कि कहा जाता है कि भारत के पास मौजूद सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। ये भारत का ब्रह्मास्त्र है। भारत का ब्रह्मास्त्र इसको कहा जाता है। जी बिल्कुल, ये ब्रह्मोस नाम से शुरू होता है, ब्रह्मपुत्र और मॉस्को नदी के नाम से इसका नाम बना है, इंडो रशियन इनिशिएटिव के साथ में। और हम इसको ये क्रूज मिसाइल से हमको काफी मात्रा में बना। बिल्कुल, और देखिए ब्रह्मास्त्र का हम जिक्र कर रहे थे, ब्रह्मोस का जिक्र कर रहे थे, और उसके बाद अब पिनोका रॉकेट सिस्टम, भगवान शिव के पौराणिक धनुष से ये नाम लिया गया है। और दुनिया में सबसे उन्नत रॉकेट सिस्टम में से एक इसे माना जाता है, पिनाका रॉकेट सिस्टम। 44 सेकंड में 75 किलोमीटर तक 72 रॉकेट दागने में ये सक्षम है। हम अंदाजा लगा सकते हैं इसकी कुव्वत का। ब्रजेश जी देखिए, अभी भी हमने देखा वॉर के अंदर में आर्टिलरी का और मिसाइल सिस्टम का और एंटी मिसाइल सिस्टम का कितना योगदान है। और हम एक बहुत ही सक्षम और बहुत ही बड़े आर्म फोर्सेस के नेशन हैं, और हमें इन सब चीज़ों की उपलब्धियां होती रहें और खुद बनती रहें तो बड़ी अच्छी बात होगी। हालांकि हमारी आत्मनिर्भरता उतनी नहीं है, पहले तो करीब करीब हम सारा ही डिपेंडेंट हुआ करते थे, लेकिन कुछ चंद सालों से इसके ऊपर में काफ़ी फोकस किया गया है, काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, और हमारा इंडिजिनाइजेशन कंटेंट काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है। सर खासतौर पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडिजिनाइजेशन की, ब्रह्मोस हमने देखी, पूरी दुनिया की नजरें तो है ही, लेकिन पूरी दुनिया खरीदना भी चाहती है। बहल सर, क्या आपको लगता है कि इंडोनेशिया या फिर ऐसी कंट्री जो लगातार हमारे ऐसे सेरेमनीज में शामिल होते हैं, उनकी नजर भी इन हथियारों पर रहती होगी कि हम भी वो खरीद सके? बिल्कुल सुवीर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 8 देश हैं, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया नेशन के हैं, मिडिल ईस्ट के हैं, या फिर वो अफ्रीकन देश हैं, जो चाहते हैं कि ब्रह्मोस खरीदना। फिलीपींस ने ऑलरेडी खरीद लिया है। इंडोनेशिया $625 मिलियन की डील भारत के साथ बहुत जल्द ही साइन करने वाला है, जिसमें ब्रह्मोस को वो लेगा। ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज में 450 से 600 किलोमीटर की रेंज में सुपरसोनिक, ये ओनली फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल विश्व की, जिसकी अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन बहुत हाई है, और ये लैंड से भी, सी से भी और एयर से भी। कमोडोर बेल, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, क्योंकि बहुत तेजी से चीजें आ रही हैं, तो हम चाहेंगे छोटा छोटा कमेंट करें। एक तस्वीर हमने मिस की, लेकिन मैं चाहता हूं उसका जिक्र जरूर हो। एक एकीकृत युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली गई, जिसमें 134 साडा रेजिमेंट के BSS की कमान DGIS की लेफ्टिनेंट कर्नल श्रुतिका दत्ता संभाल रही थी। विमेन पावर का भी हमने यहाँ पर अभी तस्वीर देखी। और सेना में विक्रमजीत जी, एक छोटी सी लाइन इस पर, फिर आगे जो तस्वीर आ रही है उस पर। विमेन पावर की आज हमने आगे भी बहुत झलक देखेंगी, जहाँ हमने देखा वॉर मेमोरियल में भी आपने देखा होगा, जो 2 एस्कॉर्ट थे अपना हमारे साथ, प्रधानमंत्री के साथ जो 2 गार्ड थे वो भी विमेन थी। आगे जाके आप देखेंगे कि भारतीय नौसेना के बैंड में भी विमेन की तो नारी शक्ति दर बदर दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल, और आकाश हथियार प्रणाली इस वक्त प्रदर्शित की जा रही है, और उसके बाद ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, कैप्टन रविंद्र भारद्वाज इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ये देखिए शानदार मार्च पास्ट इस वक्त ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की तरफ से। तो हथियारों के बाद अब पैदल दस्ते आने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए पैदल दस्ते अब आएंगे, और खासतौर पे हर रेजिमेंट के अपने दस्ते होते हैं, लेकिन ये आप देखिए कि एक जेस्चर होता है कि कितने सालों से हम लोग 19 गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज की कमान में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। 1949 में इसका गठन किया गया। आदर्श वाक्य पहला, हमेशा पहला।
संविधान की मधुर धुन बजाता हुआ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड। सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह की कमान में 73 संगीतकारों का ये दल, कर्तव्य, अनुशासन और संगीत। And now moving ahead with traditions of sacrifice and strong built-up marching contingent of the Jat Regiment. जाट रेजिमेंट आ रही led by है। Captain जाट Ajay Singh रेजिमेंट Garsa. जब कर्तव्य पथ पर अगला यहाँ पर वो सामने The वीरता regiment की is मिसाल actively जिनको कहा जाता है, वो participated जाट in रेजिमेंट both को आप देख पा रहे हैं। एक छोटा सा कमेंट यहाँ Motto of the पर regiment, विक्रमजीत जी। Sangathan व वीरता and the war cry Jat सिर्फ Balwan अपने Jai ट्रेडिशन Bhagwan. और हेरिटेज पे ही चलती है। दे फीड ऑन दैट, ये उनको मोटिवेट देती है, उन्हीं का मनोबल बढ़ाती है। तो जैसे आज का आरडी परेड का थीम भी है विकास और विरासत, ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया समन्वय है और इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अब सामने आ गए गढ़वाल राइफल्स, जनरल कुमार। 36 years old देखिए, Gढ़वाल Rifles. जो ड्रिल देख रहे हैं, ड्रिल इज द बेडरॉक ऑफ डिसिप्लिन। Infantry वो हमें regiment of the डे वन से सिखाया जाता है। तो ये आप ड्रिल देख रहे हैं, उसके अंदर टर्न आउट, बेयरिंग्स और मूवमेंट, इसका इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, ये इन्फेंट्री की जवान ही हैं जो जाके ज़मीन पे कब्जा करते हैं। इसको हम क्वीन ऑफ द बैटल कहते हैं। और सर, ये तो भारतीय सेना की 136 साल पुरानी रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स। जी, ये तो बहुत ही पुरानी रेजिमेंट है। और Sikh Light Regiment Center, Bihar Regiment Center and Ladakh Scouts Regiment Center, comprising 73 musicians. The band led by Subedar Honorary Captain Bishan Bahadur Chhetri of Ladakh Scouts Regiment Center and assisted by Naib Subedar Jatinder Singh of Sikh Light Regiment Center, Subedar Arun Kumar of Bihar Regiment Center and Subedar Chering Galson of Ladakh Scouts Regiment Center, playing the lilting tune Kadam Kadam Badhaye Ja. And now the next contingent, the Mahar Regiment. और अब महार रेजिमेंट आ चुकी है यहाँ पर। कमोडोर बहल, महार रेजिमेंट, जिसका नेतृत्व कैप्टन अमन कुमार सिंह कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप बेलगाम में 1 अक्टूबर 1941 को महार रेजिमेंट का गठन हुआ और संविधान के निर्माण में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत योगदान, सबसे अहम योगदान। बिल्कुल 11 मेंबर की कमेटी में वो उन्होंने नेतृत्व किया था और उन्हीं की वजह से एक आज ऐसा हमको संविधान मिला है जो कि ना केवल हमें ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी बट ड्यूटी टुवर्ड्स सेल्फ की ओर भी आकर्षित करता है। और ये रेजिमेंट में अगर आप देखें, सबसे पहले है कि सबकी एक जैसे ही ड्रेस है उस रेजिमेंट की और इनकी सबकी एक वॉर क्राई होती है और वो वॉर क्राई इनको मोटिवेट करती है देश के लिए अपनी जान देने। सर, अब सामने आ चुकी है जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। अब मार्चिंग मेजर विक्रमजीत सिंह। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य प्रशस्त रणवीरता, युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। आमतौर पे डोगराज इसके अंदर शामिल रहते हैं, जम्मू के डोगरा हो या हिमाचल के डोगराज हो, क्योंकि क्लास कॉम्पोजिशन बेस पे हमारी फौज रही है। अभी ऑफ कोर्स चेंजेस होंगे। और आदर्श वाक्य देखिए क्या है, दुर्गा माता की जय। जी हाँ, सलामी मंच के सामने हर एक रेजिमेंट की अपनी यूनिक बैटल क्राई होती है। ट्रेनिंग और अब 14 गोरखा संयुक्त बैंड आपके सामने है। सूबेदार मेजर एम चंद्रदात इसका नेतृत्व कर रहे हैं। चंद्रदात संभाल रहे। 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, आर्टिलरी सेंटर नासिक और 3 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल सेंटर का एक संयुक्त बैंड दस्ता एक बार फिर आपके सामने। सूबेदार रमेश। अच्छा सर, खास तौर पे जब हम ऐसे पुराने रेजिमेंट्स को दर्शाते हैं, आप देखें कर्तव्य पथ पे, तो इससे संदेश क्या जाता है कि भारत वर्ल्ड वॉर 1 हो 2 हो, सब में शामिल रहा है, हमेशा लड़ता भी रहा है, सुरक्षा भी करता है और शांति की बात भी करता है। यह बिल्कुल, भारत अगर किसी वॉर की बात करता है तो वो भी उसका अल्टीमेट एम जो होता है वो पीस ही होता है। जब हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि वॉर के बिना कोई समाधान सुझाई नहीं देता, तो भारत की कंट्रीब्यूशन जो वर्ल्ड पीस के लिए बहुत सदियों पुरानी है, चाहे वो ब्रिटिश रूल में करी गई हो या फिर इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंस। सर, एक माफ कीजिएगा, एक और सामने हमारे विमेन पावर की तस्वीर, कोर ऑफ सिग्नल्स, जिस दस्ते की कमान कैप्टन रितिका खरेटा के हाथों में है और इसका जो आदर्श वाक्य है तीव्र चौकस, जिसका अर्थ है तेज और चौकन्ना। सर प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, अमर मल्होत्रा।
जी मैं यही कह रहा था कि भारत की नीति तो है रोमांचित युद्ध का दौर नहीं, पीस की बात करते हैं, गणतंत्र दिवस का लेकिन डेटरेंस जरूरी है अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, इन सब के लिए जरूरत है कि भारत का एक मजबूत देश होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। और महल साहब, ये तो भारत ने साबित भी किया और हमारा इतिहास भी रहा है कि कभी हमने आज तक किसी जंग की शुरुआत नहीं की, लेकिन अगर किसी ने जंग की शुरुआत की तो उसे मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आपने अभी बहुत ही अच्छी एक बात कही थी विमेन एम्पावरमेंट पे, तो भारतीय वायुसेना में सबसे हाई परसेंटेज है विमेन का, चाहे वो कॉम्बैट स्ट्रीम, इनफैक्ट कॉम्बैट स्ट्रीम में भी सबसे पहले भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट्स बने हैं। सर ये वेटरन्स की झांकी का भी रिलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेटरन्स की झांकी अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, या फिर आप कह सकते हैं क्षमता है, खासतौर पे फोर्सेस की जब बात की जाती है, ये उनको शेप देने के लिए, उनको समझा, उनको आगे बढ़ाने के लिए। वेटरन्स की झांकी, पूर्व सैनिकों की झांकी, जिसको आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और ये देखिए हमारे चीफ गेस्ट हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, वेटरन्स एक लिंक है सोसाइटी का और आर्म फोर्सेस से, वो रिटायर्ड डिसिप्लिन पर्सन है जो उनकी मदद कर सकते हैं आगे डायरेक्शन देने के लिए। कमांडर बैल, नौसेना का ब्रास बैंड आ चुका है अब आपके सामने, नौसेना का मार्चिंग दस्ता। गौरव, इस बार खास बात यह है कि इस मार्चिंग बैंड के अंदर 6 वुमेन ऑफिसर हैं और सारी की सारी 6 की 6 अग्निवीर हैं। 6 महिला संगीतकार भी इस दस्ते में पहली बार शामिल है, और जिनको आप बता रहे हैं जो 6 महिला बिल्कुल 6 की 6 अग्निवीर हैं। और गौरव, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में जो इंडिया का रोल है, मुझे लगता है उसे जिक्र करना बहुत जरूरी है। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हैं और ये नौसेना का मार्चिंग दस्ता आ चुका, पहले बैंड था और अब ये दस्ता आ चुका है। जैसे मैंने बताया था, लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल आहलूवालिया इसका नेतृत्व कर रहे हैं। मैं बता रहा था, सेकंड जनरेशन ऑफिसर हैं, इनके पिताजी भी आज से 30 साल पहले इसी पद पे उन्होंने भी कमान की थी नौसेना टुकड़ी की। And this is the naval tableau, which advocates a strong Atmanirbhar Navy capable of protecting India's maritime interests and projecting India's sea power across thousands of miles. The tableau commanders are Lieutenant Commander Mamta and Lieutenant Vipul Singh Gehlot. बहुत अच्छा लग रहा था वो देख। और अब इस ठंड के अंदर अपने आप को वार्म अप करने के लिए इससे बेटर, मतलब आप कह सकते हैं कि इनका जोश देखकर आपको उस गर्मी का, उनकी शक्ति का अंदाजा होता है जब ये राजपथ पर इस सर्दी के मौसम में रिहर्सल कर रहे होते हैं सुबह सुबह। बिल्कुल सही बात है, और इनको देखकर हर किसी का जोशो खरोश बढ़ जाता है, ना सिर्फ गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए वहां पर मौजूद लोगों का, बल्कि टेलीविजन के जरिए भी जो तमाम दर्शक हमारे हैं वो जो देख रहे होंगे उनका भी हौसला बढ़ जाता है। और ये तस्वीरें अब आपके सामने वायुसेना बैंड, जिसका नेतृत्व सार्जेंट चार्ल्स एंथनी डैनियल कर रहे हैं। comprising 3 MiG-29 air superiority fighter aircraft led by Group Captain Amit Ranjan, Vayusena Medal. The Air Force band led today by Sergeant Charles Anthony Daniel, playing the tune Sound Barrier. पथ पर तो वायुसेना का बैंड, वायुसेना का मार्चिंग दस्ता और बाज फॉर्मेशन में MiG-29 एयरक्राफ्ट, जो कि विक फॉर्मेशन में आपको इसी दस्ते के ऊपर दिखाई देंगे। MiG-29 एक बहुत ही माहिर एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट है और इसने पिछले 2 दशकों में भारत की बहुत सेवा करी है। और MiG-29 हमेशा एस्कॉर्ट करता है स्ट्राइक मिशंस को और अटैक मिशंस को, और इसके अंदर लैस है ये R-27 ER बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, एयर टू एयर और एयर टू एयर शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, जो कि बहुत ही घातक हैं। बिल्कुल सर, विक्रम सर, खासतौर पे इंडियन नेवी के पास भी MiG-29 के वर्जन है जो नौसेना के लिए भी बहुत कामगर है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, आज की डेट में नेवी का जो मेन स्ट्राइक फाइटर है वो भी MiG-29 के ही है, क्योंकि हमारा अपना डेक बेस्ड ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये एक बहुत ही पोटेंट वेपन है जो कि हमारा मेन अभी फाइटर है। आगे जाके जो कि टेड BF जो हम बोल रहे हैं आगे, और राफेल M भी जब अभी जो डील साइन होने वाली है मे बी फरवरी में,
तो उसके साथ हमारा जो नेवल और सर ये मेरे ख्याल से आप तीनों के लिए बड़ी स्पेशल झांकी है जो अब आई है, डीएमए झांकी। बिल्कुल, ये भारतीय सशस्त्र बलों में संयुक्तता और एकीकरण के लिए जिस कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, जिस थिएटर फॉर्मेशन की बात हो रही है, उसका एक मैसेज यहाँ पर देखिए। ट्रांसफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, और खासतौर पे ट्राई सर्विस, यानी ट्राई सर्विस का पहली बार इस तरीके से आप देखेंगे कि एक उसका टैब्लो रखा गया और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इंटीग्रेशन से जो पावर आती है, जो स्ट्रेंथ मिलती है, वो आपकी सीमाओं की रक्षा के लिए, आपकी शक्ति के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये इस बार दर्शाया भी गया है। जी बिल्कुल, और ऐसा पहली बार हो रहा है। बहुक्षेत्रीय संचालन में 3 सेवाओं का जो योगदान है वो आने वाले वक्त में कितना अहम हो सकता है, इसकी एक झलक आज हमें कर्तव्य पथ पर देखने को मिल रही है। तटरक्षक बल का बैंड की कमान संभाली है उत्तम अधिकारी संगीतकार पप्पनूर जी बाबू ने। सारे जहां से अच्छा की धुन गूंजती हुई। जी जी बिल्कुल। एक बात जो अगर ना कहें तो शायद उपयुक्त ना हो कि जब इंदिरा गांधी जी ने अपने स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को पूछा था कि ऊपर से कैसा दिख रहा है भारत, तो उन्होंने भी पहले यही बोला, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे जहाँ और अभी सुनीता विलियम्स से भी किसी ने पूछा तो शायद उन्होंने भी यही बोला। तो ये ऐसा है कि चाहे आप धरती में हैं, पानी में हैं या। डिप्टी कमांडेंट नविता ठकरान के नेतृत्व में भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता हमारे समुद्रों के प्रहरी, 154 जहाज और 78 विमानों का बेड़ा है इनके पास। 7,500 किलोमीटर समुद्री सीमा की निगरानी और हजारों जिंदगियां बचाने का काम किया है इस बल ने। आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट का नेतृत्व कर रही हैं डिप्टी कमांडेंट नविता ठकरान और उनके साथ 3 अधिकारी, डिप्टी कमांडेंट सुमित कुमार, डिप्टी कमांडेंट पंकज सैनी और सहायक कमांडेंट प्रियंका बहादुरकर, इनका साथ देते हुए ये तस्वीरें भारतीय तटरक्षक बल के मार्चिंग दस्ते की। और अब ये उन्हीं की And here comes the tableau of the Indian Coast Guard led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhana Singh. Focuses on coastal security and maritime search and rescue under the theme Swarnim Bharat, Heritage and Progress. The tableau highlights assets like drones, dropping life buoys and coordinated operations symbolizing life-saving efforts. और इंडियन कोस्ट गार्ड का ये आप देख रहे हैं टैब्लो, जिसका थीम ये है कि इंडियन कोस्ट गार्ड कैसे अब नई टेक्निक्स के हिसाब से लगातार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और हमारे कोस्ट गार्ड की कोस्टल एरियाज की सिक्योरिटी करता है। और ये बहुत अहम झांकी है DRDO रक्षा कवच। जी बिल्कुल बिल्कुल, रक्षा कवच इसलिए क्योंकि DRDO ने जो आप कह सकते हैं कि अपना इन्वॉल्वमेंट दिया, या फिर अपने आपका जो आप कह सकते हैं कि चाहे वो रेडार सिस्टम हो, सर्विलेंस सिस्टम हो, ड्रोन्स हो, इन सबको लेकर एक रक्षा कवच के तौर पर तैयार किया है, जो हमारी अभेद्य आप कह सकते हैं कि एक कवच तैयार करता है जिससे दुश्मन उसको भेद नहीं पाता। ये और इसमें झांकी बड़ा इंटरेस्टिंग जो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है वो है कि एक सी किंग हेलीकॉप्टर को पानी में डूबी हुई पनडुब्बी का पता लगाते हुए और उसे नष्ट करने के लिए टॉर्पीडो छोड़ते हुए आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कमांडर विक्रमजीत, आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो एंटी सबमरीन ऑपरेशंस में यदि आप देखें तो एंटी सबमरीन ऑपरेशन में या आपके सबमरीन टू सबमरीन ऑपरेशंस हैं, या शिप टू सबमरीन ऑपरेशन है, या फिर एयर टू सबमरीन ऑपरेशन। और सर ब्रजेश जी, इसको देखिए, प्रलय हथियार प्रणाली जिसका हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, जिसको LOC और LAC पर तैनात करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है, निश्चित तौर पर जो दुश्मनों के लिए आने वाले वक्त में प्रलय साबित हो सकता है, उसका इस वक्त मुजाहरा किया जा रहा है। प्रलय हथियार प्रणाली ब्रजेश बिल्कुल, और इसकी रेंज करीबन समीर 400 किलोमीटर की है। सर ब्रजेश सर बिल्कुल, जहां तक रॉकेट फोर्सेस का सवाल है उसका हम कम जिक्र करते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्दर्न नेबर के साथ तुलना करें वहां उसके सेकंड आर्टिलरी और चीन के पास में बहुत ही तगड़ी सेकंड आर्टिलरी। बिल्कुल, और अब देखिए आसाम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता हमारे सामने, सुन लेते हैं जरा। असम राइफल्स के इस मार्चिंग कंटिंजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं 29 असम राइफल्स के कैप्टन करमवीर सिंह कुंभावत। इस बल को पूर्वोत्तर के प्रहरी के नाम से जाना जाता है और पूर्वोत्तर के मित्र की उपाधि भी इन्हें मिली। इंडियन आर्मी के पास में है, लेकिन जो फोर्स है वो होम अफेयर्स सर्वोत्तमम, और ये उसका काम नॉर्थ ईस्ट में आमतौर पर रहा है। पूर्वोत्तर के प्रहरी कहा जाता है। जी हाँ, सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट।
इनका आदर्शवाग है कर्तव्यम सर्वोत्तम, वॉर क्राई है दुर्गा माता की जय। असम राइफल्स के आप दस्ते को, यहाँ मार्चिंग दस्ते को देख रहे हैं। इस टुकड़ी का नेतृत्व किया 29 असम राइफल्स के कैप्टन करणवीर सिंह कुंभावत ने और 189 वर्षों का इनका गौरवशाली इतिहास। गौरव आ गया है सीआरपीएफ का बैंड। दस्ते की अगुवाई कर रहे हैं वारंट ऑफिसर जयमन गुरुंग। 105 संगीतकार इस दस्ते में शामिल, जिसमें 22 राइफल्स का महिला पाइप बैंड भी शामिल है। अब सीआरपीएफ का बैंड पीछे आते हुए हमें दिख रहा है। असम राइफल्स का बैंड अभी गया है, जहां उन्होंने असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई, उन्होंने धुन बजाई और अब सीआरपीएफ का बैंड सामने आता हुआ। Shamsher Lal leading the Central Reserve Police Force brass band consisting of 51 male and 49 female. Today the band playing Desh Ke Hum Hai Rakshak. The CRPF band has the distinction of having won number of competitions. इलाकों में लड़ते आए हैं, ये बहुत यूनिक है और खासतौर पे जो उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है कश्मीर में भी ऑपरेशन में भी बड़ा। जी हाँ, इन्होंने अपना काम अच्छा, बहुत मुश्किल काम है इनका, तरह तरह। और ये जनरल कुमार बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआरपीएफ का पुलिस बल का महिला मार्चिंग दस्ता, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला मार्चिंग दस्ता अभी आपने देखा, जो भी अभी निकला आपके सामने से। Unit to Liberia under the aegis of the United Nations. The motto of the CRPF: service and loyalty. काउंटर इंसर्जेंसी में महिला दस्ता का बहुत योगदान रहता है। जब सर्च ऑपरेशन करते हैं गांव में जाकर, कश्मीर हो या छत्तीसगढ़ हो। और देखिए बैंड का नाम ही रखा गया पीस कीपर्स ऑफ द नेशन। अब देखिए इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल का जो बैंड दस्ता है वो आ रहा है। वीर सैनिक की धुन बजा रहे हैं 92 संगीतकार। ये देखिए रेलवे सुरक्षा बल का ये बैंड दस्ता, हेड कांस्टेबल सुरेश सैनी इस बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं। 92 संगीतकार इस बैंड का हिस्सा हैं। इस बल के लगभग 1100 जवानों ने कर्तव्य निर्वहन में अभी तक सर्वोच्च बलिदान दिया है और इसका आदर्श वाक्य है सेवा ही संकल्प। रेलवे पुलिस के बाद, रेलवे सुरक्षा बल के बाद अब दिल्ली पुलिस का नहीं, आरपीएफ का मार्चिंग दस्ता आप इस वक्त आप देख पा रहे हैं। उसके बाद अब दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता आपको दिखाई देगा आपके सामने थोड़ी देर में। The RPF contingent at the Republic Day parade showcases vigilance, strength and service, reflecting its critical role in securing Indian railways and contributing to national progress. लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है इंडिया में। और ये दिल्ली पुलिस का महिला बैंड आपके सामने। कर्तव्य पथ पर दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दूसरी बार ये दस्ता गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा ले रहा है और 4 इसमें सब इंस्पेक्टर है, 14 कांस्टेबल महिला हैं। और खास बात ये भी कि महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट या फिर उनका जो नेतृत्व है वो बढ़ाने की दिशा में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लोग इनको देखते हैं, इन ऑफिसर्स को देखते हैं राजपथ पर या फिर आप कर्तव्य पथ पर, तो इनको एक अनुभूति होती है, ये कह सकते हैं कि एक बूस्ट मिलता है कि वो भी फोर्सेज ज्वाइन कर सके। और यही वजह है कि महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट, उनकी भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बलों में बढ़ाया जा रहा है। जी, आपने जैसे कहा, जब आपके देश की सुप्रीम कमांडर ही एक महिला है तो क्यों ना महिलाएं, बाकी महिलाओं को भी मौका दिया जाए, और वो जो मिल रहा है बिल्कुल शांति, तो स्वाभाविक सी बात है। और सुमित जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी थी कि दिल्ली पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है इनको कोऑर्डिनेट और सिंक्रोनाइज करने के लिए, ताकि उनकी जो ड्रिल्स हैं वो एकदम परफेक्ट हो सके। पिछले साल भी इन्होंने शायद खिताब जीता था बेस्ट मार्चिंग कंडीशन का। जी बिल्कुल, तो दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता जिसका आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय, वो आपने देखा दूसरी बार ये शामिल हुए हैं। पिछली बार के बेस्ट मार्चिंग दस्ते का इन्होंने खिताब जीता था, इस बार देखते हैं। लेकिन अब बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर आपके सामने आने वाली है, बहुत खूबसूरत, जो कि बहुत रेयर है, और वो है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता, बीएसएफ का ऊंट दस्ता आपके सामने यहाँ पर आता हुआ। डिप्टी कमांडर मनोहर सिंह खींची की कमान के तहत ये दस्ता आप देख। ऊंट दस्ता गौरव, खास बात यह कि इनका एक पूरा मैकेनिज्म तैयार किया जाता है कि ये राजस्थान से चलेंगे, कहाँ हॉल्ट करेंगे, कब रुका जाएगा। बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि मूवमेंट होता है। जरूरी है
बीएसएफ का इनकी सिंक्रोनाइजेशन देखो ना, यहाँ कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाई है। एग्जैक्टली सर, और बड़े डिसिप्लिन होते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन है। और जिस तरह से इनको सजाया जाता है, जिस तरह के ऊपर बैठे जवान बड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सुसज्जा उनकी भी ड्रेस की हम देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत तस्वीरें, बड़ी सुर्ख रंगों के साथ सजावट और संगीत भी। दुनिया में अपनी तरह का अकेला बैंड सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का कैमल माउंटेड बैंड, बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में धुन बजा रहा है। हम हैं सीमा सुरक्षा बल। संरक्षण के लिए ऊँट की आवश्यकता है। रेगिस्तान की एयरफोर्स है, रेगिस्तान का इनके रखरखाव में भी बड़ा मेहनत जाती होगी यहाँ पर जनरल कुमार। जी हाँ, इनफैक्ट 1971 तक इंडियन आर्मी के पास में भी एक दस्ता था, एक Color me with Italian beauty, 21 color Guerrillas me with करके, grace, and इसके अंदर color ऊँट me रहा with करते थे। melody. लेकिन हमने उसके बाद में इसको Beauty in motion, मैकेनाइजेशन के बाद gliding उसकी across शायद हमें जरूरत नहीं लगी, today. मगर बीएसएफ में तो इनके ऊपर है। सर ये भी बताइए कि इनके भी अलाउंसेस होते हैं, इनको भी लगातार जो इनका खाने का सामान होता है, राशन होता है, सब रोज इनके लिए एक Going past the saluting base, the NCC Girls Marching Contingent, Senior Wing Girls Contingent Commander, Senior Under Officer Ekta Kumari, JNK and Ladakh Directorate, proudly leading this contingent of 148 girl cadets. वो रिप्रेजेंटेशन इस वक्त हमें कर्तव्य पथ पर नजर आ रहा है। 20 लाख कैडेट्स में आप सोचिए 40% जो हैं वो हैं छात्राएं। कर्तव्य पथ पर छात्राओं की पहली मार्चिंग। और एक और बड़ी स्पेशल बात है इस दस्ते के साथ, वो ये Sindhya School Gwalior and Cadet Ankita Kumari of Birla Balika Vidyapeeth Pilani. The tunes कदम कदम बढ़ाए जा एंड सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एनसीसी बेसिकली यूथ एम्पावरमेंट के लिए है, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, कामदरी के लिए है, इनकी लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ाने के लिए। 20 लाख कैडेट हैं और इतने सारे रीजन्स में हर जगह पे, जैसे loud and strong, the senior division boys contingent commander, senior under officer Prasad Prakash Vaikul of Maharashtra Directorate, leading this 148 boys strong cadet marching contingent. माइक्रोलाइट फ्लाई करती है, नेवल NCC, the largest uniformed youth organization फायरिंग in the ट्रेनिंग दी world, जाती है, और fosters साथ साथ में discipline, इनको leadership and CSR sense of जो national कि कैसे service among सोसाइटी की India's सेवा youth. की जा सके, कैसे अवेयरनेस बढ़ाया जा सके, ताकि प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटीज यूथ को मिले। यूनिटी और डिसिप्लिन इसका मोटो है। कहीं ना कहीं हमें यह देखना है कि अगर हम इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ A change of color twinning today with the color of Kartavya Path. The National Service Scheme Marching Contingent, Contingent Commander Mr. Deepak from Punjab leading this contingent. Smart salute. Personality development considered to be a silent revolution in constructive community work. That's the NSS. देश भर में 39 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक एनएसएस के हैं। 1988 में इसे परेड में शामिल हो रहा है एनएसएस का जय मार्चिंग दस्ता। Commander massed pipes and drums band of the Indian Army, 94 musicians led by Subedar Major Prathisan of Madras Regimental Centre. The pipes and drummers are drawn from the Madras Regiment Centre, Sikh Regiment Centre, Kumaon Regiment Centre. अब यहाँ पर अलग अलग मंत्रालयों की और राज्यों की झांकियां आनी शुरू हो गई। सबसे पहले आई है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की झांकी। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास की थीम पर आधारित ये झांकी आप देख पा रहे हैं। भारत का संविधान हमारी विरासत की आधारशिला है और यहाँ पर आप देखिए वही यहाँ पर झलकता हुआ हमारा संविधान आपको दिख रहा होगा। यहाँ सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की झांकी। इस बार की थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास पर आधारित, और उसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी। गौरव वर्ष की उत्पत्ति की एक विषयगत झलक प्रस्तुत करते हुए भारत का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव कर्तव्य पथ पर।
जल जंगल जमीन को लेकर जो सतत विकास का एक वैश्विक मॉडल है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। और अब देखिए गोवा की झांकी आपके सामने है, स्वर्णिम गोवा की विरासत और विकास की एक झलक इसमें देखने को मिल रही है। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छा लगता है जब जिस स्टेट की झांकी निकल रही होती है उस स्टेट के लोग खड़े होकर फिर बड़ा कनेक्ट करते हैं उससे, खुद को वहां पे उनका अभिवादन करते हैं। लेकिन अब बड़ी इंपॉर्टेंट झांकी आ रही है, उत्तराखंड की झांकी है जिसको सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल की थीम पर बनाया गया है। बिल्कुल सर, हमारे वो हैं। और ऊपर से इसमें देखेंगे तो एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया गया। हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास हरियाणा की झांकी और अब आपके आधुनिक सामने है। प्रगति की झलक हरियाणा लेकर की ये झांकी अच्छा, इसमें ये भी कह रहे हैं कि ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतकर हम ही लाए, वो गाना भी सही बात भी है यहाँ पे। लेकिन अब आएगी आपके सामने झारखंड की झांकी, और झारखंड की झांकी जिसकी थीम यहाँ पर वही है, स्वर्णिम झारखंड, विकास और विरासत की एक परंपरा। स्वर्णिम भारत के बाद इन्होंने स्वर्णिम झारखंड भी दर्शाया इसमें, और इसमें 2 लड़कियों को लैपटॉप का उपयोग करते दिखाया गया है। झारखंड की झांकी आपने देखी, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख पा रहे हैं। लेकिन अब आ रही है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी, और इसको मातृत्व, सतत जीवन चक्र दृष्टिकोण और महिला नेतृत्व के विकास का एक अनुकरणीय चित्रण के थीम पर यहाँ पर बनाया गया है। ये देखिए, भारत की पहचान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर ये झांकी आपने देखी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय झांकी में एक चीज और खास थी समीर, इसमें यह भी दिखाया गया कि माँ अभिभावक होने के साथ साथ पहली गुरु भी है, और वो भी उस झांकी में दिखाया गया इस मंत्रालय। विरासत भी विकास भी, depicting how Gujarat has touched the horizon of development while गुजरात की झांकी आपके सामने है।
स्टेचू ऑफ यूनिटी तक को इसमें दिखाएगा। और जो सर आप कह रहे थे ड्रोन्स भी दिख रहे हैं, सी प्लेन्स भी दिख रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट दिखा वहां पे। और अब आ रही है आपके सामने आंध्र प्रदेश की झांकी। आंध्र प्रदेश की झांकी आप देखिए, इसकी थीम रखी गई है पर्यावरण हितैषी लकड़ी के खिलौने। चार 400 साल पुरानी परंपरा है, उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आंध्र प्रदेश की झांकी इस वक्त आपके सामने थी और देखिए एक एक करके जो राज्य है वो उनकी झांकियां सामने आ रही है। पंजाब की झांकी अब हमारे सामने है। इनले डिजाइन कला और पंजाब की कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि प्रधान राज्य की एक झलक भी देखने को मिल रही है। देखिए पंजाब की झांकी आपने देखी, अब इसके बाद अब यहाँ पर रिन्यूएबल मिनिस्ट्री की झांकी आपके सामने आएगी, जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह से ये मंत्रालय काम कर रहा है और परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भरता कम की जा रही है, उससे जुड़ी हुई ये तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पवन ऊर्जा दिख रही है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियर एनर्जी के प्लांट्स दिख रहे हैं। देखिए झांकी का विषय जो है, जो थीम है वो है नवीन भारत का उदय, और रिन्यूएबल एनर्जी पर वैसे ही भारत सरकार का इन दिनों खासा जोर है, तो यहां पर उसे प्रदर्शित किया गया है। लखपति दीदी योजना है, उसका जिक्र किया गया है और उसे भी प्रदर्शित किया गया है। और समीर, अब जो झांकी आने वाली है वो मेरी फेवरेट झांकी आप कह सकते हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की झांकी आपके सामने आ रही है, जिसको महाकुंभ की थीम पर बनाया गया है। इसमें अमृत कलश दिखाया गया है, जो सागर मंथन के बाद सामने आया था, उसकी थीम पर अखाड़ों के शाही स्नान को दर्शाया गया है। आपको वहां पर भगवान विष्णु दिखेंगे, वासुकी नाग दिखेगा। ग्रीन एनर्जी की बात हो रही, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग भी अभी ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत फोकस कर रहा है और ग्रीन शिपिंग की बातें हो रही हैं, पोर्ट्स बिल्कुल। और देखिए सर, बिल्कुल वो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। और देखिए उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की झांकी हमारे सामने है। मेडिटेशन, इसमें कहीं ना कहीं झांकी में दिखाने की कोशिश की है इन लोगों ने, लेकिन अब जो झांकी आ रही है उस पर बहुत नजर बना के रखिए, क्योंकि वित्त मंत्रालय की झांकी आ रही है और ये झांकी कह सकते हैं बजट की झांकी भी हो सकती है, क्योंकि अभी बजट भी आने वाला आपके सामने और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि वित्त मंत्री क्या इस बार कुछ राहत देंगी टैक्स में।
झांकी में जो घूमता हुआ सिक्का आपको नजर आ रहा है वो देश की बेहतर अर्थव्यवस्था के प्रतीक के तौर पर लगाया गया है। दुनिया के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है हम, तो ये उसे रिप्रेजेंट करता हुआ अब मध्य प्रदेश की झांकी आपके सामने आ गई है और 70 साल बाद चीतों की जो ऐतिहासिक वापसी हुई है उसको यहां पर प्रदर्शित किया गया है। कूनो पार्क में जन्मे नन्हे शावकों को दर्शाया गया है इस झांकी में। तो आपने देखी मध्य प्रदेश की झांकी और अब एक बहुत अहम झांकी भारतीय मौसम विभाग जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है और हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने 150 वर्ष पूरे किए। IMD ने एक बड़ा समारोह हुआ था, प्रधानमंत्री ने उसको संबोधित किया था। वो देखिए आप, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की भारतीय मौसम विभाग के ऊपर आधारित ये झांकी। भारतीय मौसम विभाग ने वाकई एक बड़ी प्रगति की है और मौसम का सटीकता से अनुमान लगाने में सिद्धता हासिल की है। तो मौसम भवन के हाल ही में 150 साल पूरे हुए हैं, तो उसकी भी एक झलक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की इस झांकी में नजर आ रही है। और देखिए अब एक और बहुत महत्वपूर्ण झांकी पशुपालन और डेयरी विभाग की, स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास की झलक यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। भारत की स्वदेशी गायों को ये झांकी समर्पित की गई। ये झांकी आपने देखी पशुपालन और डेयरी विभाग की और इसके बाद अब त्रिपुरा की झांकी आपके सामने आएगी। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, इसकी झांकी अब आपके सामने आने वाली है। शाश्वत श्रद्धांजलि, त्रिपुरा में 14 देवताओं की वंदना, ये इस बार की झांकी की थीम रखी गई है त्रिपुरा की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खार्ची पूजा विषय पर केंद्रित झांकी है जिसमें 14 देवी देवताओं की अर्चना और स्तुति की जाती है। देखिए त्रिपुरा के बाद अब कर्नाटक की झांकी आपके सामने आने जा रही है। देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस वक्त गणतंत्र दिवस परेड की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। कर्नाटक की झांकी आपके सामने है। झांकी आपने देखी, अब यूनियन टेरिटरीज की झांकी आएंगी जिसमें सबसे पहले है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की झांकी। देखिए इसको समृद्ध वन जीवन, मछली पकड़ने की संस्कृति के साथ साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति को की थीम पे बनाया गया है।
के सामने अब पहुंच रही है दिल्ली की झांकी, कला और संस्कृति देखिए अब राजधानी दिल्ली की झांकी आपके सामने आ रही है। दिल्ली वालों को इसका बेसब्री से इंतजार था। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे विकास का इसमें प्रदर्शन किया गया है और जो लोग दिल्ली के हैं वो भली भांति जानते हैं कि जो एम्स का चौराहा है वहां पर इस तरह की सजावट की गई है, तो वो भी यहां पर देखने को मिल रही है। देखिए दिल्ली की झांकी जिसको लेकर कुछ विवाद भी हुआ था कि दिल्ली की झांकी इस बार होगी या नहीं, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की झांकी आपके सामने आने वाली है। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास इस झांकी की थीम रखी गई है। गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में इस बार पश्चिम बंगाल राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, वास्तुकला की उत्कृष्टता और कलात्मक परंपराओं को उजागर किया जा रहा है। बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। आप देखिए बिशनपुरा के टेराकोटा मंदिरों की जो वास्तुकला है वो काफी अच्छे से दर्शाई गई है पश्चिम बंगाल की इस झांकी में, और स्वर्णिम भारत की एक झलक देने की कोशिश की गई है। पश्चिम बंगाल की झांकी आपने देखी और अब इसके बाद नंबर है चंडीगढ़ की झांकी का। जी हाँ, झांकी अब आप जो देख रहे हैं वो चंडीगढ़ की परंपरा आधुनिकता का मिला जुला रूप इसमें दिखाया गया है। रॉक गार्डन तो 60 में इसको डिजाइन करके सेटअप किए थे, सेक्टर कटे थे, और आज भी ये बहुत ही वेल लेड आउट सिटीज में आज भी सबसे नंबर 1 पे ही होगा मेरी तरफ से। बिल्कुल काफी सारी सिटीज इसको एम्यूलेट करने की कोशिश कर रही है, फॉलो करने की, और कुछ अचीव कर रही हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, और इसकी थीम भी थी सिटी ब्यूटीफुल। लेकिन अब संस्कृति मंत्रालय आपके सामने, ये झांकी जो है संस्कृति मंत्रालय की, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास भी, विरासत भी दृष्टिकोण के अनुरूप है। और जो सामने एक वाद्यंत्र देख रहे हैं, दरअसल ये एक याज है। तो विविधता में एकता, कैसे ये हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग रंग, विविधताएं जो नजर आती हैं, ये अपने आप में कितनी खास हैं। संस्कृति मंत्रालय की आप झांकी देख रहे थे, और अब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी आपके सामने है। भारत का संविधान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान थीम पर इसे डिजाइन किया गया है। अशोक चक्र सहित समय का पहिया इसमें देखिए दिखाया गया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की यह झांकी है। अशोक चक्र के पीछे भारत के संविधान को दिखाया गया।
ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी, जिसमें संविधान को आप देख पा रहे हैं, अशोक चक्र को Now देख पा get रहे हैं। ready for a spectacular performance featuring over 5,000 और अब folk and सांस्कृतिक tribal कार्यक्रम आने artists. वाले हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो Representing संस्कृति मंत्रालय के द्वारा youth तैयार किए power, जाते हैं, artistic भारत की heritage जनजातीय and और Nari लोक Shakti, प्रदर्शन drawn from कलाओं the length को and breadth समृद्ध of और India, विविध विरासत के माध्यम से representing यहाँ पे tapestry सृजित of किया गया है, culture समन्वित and किया गया है, diversity जिसका of India's थीम है heritage. जयंती जय मम भारतम। ये इस थीम है Ministry of जिस पर Culture अभी presents संस्कृति मंत्रालय के जयंती द्वारा जय मम। यहाँ पर जो परफॉर्मर्स है, जो यहाँ The पर choreography लोक कलाकार हैं, celebrates the वो अपनी themes प्रस्तुति of देंगे। विकसित भारत, विरासत भी, विकास भी, and एक भारत श्रेष्ठ भारत. The 5,000 folk and tribal artists have brought their dance forms to life with their own original and authentic costume, jewelry, headgear, and traditional props like spears, swords, and drums. Let's welcome these 5,000 artists from across India as they present Jayati Jay Mamaha Bharatam. सुमित 5,000 कर्तव्य पथ पर पहली बार एक साथ और इन 5,000 कलाकारों को मौजूद इस तरह से सिर्फ सिंक्रोनाइज सलामी मंच के सामने ही नहीं, पूरे कर्तव्य पथ पर उसी समय पर एक छोर अपनी से लोक कलाकार दूसरे का छोर तक, प्रदर्शन करना, यानी संस्कृति मंत्रालय का भी एंक्लोजर में मेहनत बैठे कास्ट है। दर्शक बिल्कुल, और ये इस आप मानिए प्रस्तुति का कि ये कितनी एक बड़ी साथ तैयारियां देख होती है, सकेंगे। मैराथन तैयारियां आप इतने इनको कह सकते हैं कलाकारों कि के कितने साथ महीनों से ऐसी ये प्रस्तुति कलाकार लगातार कोई तैयारियां साधारण करते हैं, बात पहले नहीं अपने है। अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन आज तो फिर इनको राष्ट्रीय शामिल पर्व का करके जो इनकी विशेष सिनर्जी अवसर मेंटेन है करनी पड़ती है, जो और लगातार पूरा इनको कर्तव्य तैयार करना पड़ता है, फिर राजपथ पर जब आप इनको कर्तव्य पथ पर लाते हैं, तब अब इनको किस तरीके से इनको रिहर्सल कराई जाती है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि यही कोऑर्डिनेशन है, या फिर यही आप कह सकते हैं कि जो समीर कह रहे थे कि गूज़बम्प आते हैं, इनको देखकर ही पता लगता है कि इसमें लेकिन एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि इस नृत्य प्रस्तुति में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उन्होंने भी इसमें 60 से ज्यादा प्रॉप्स डिजाइन किए हैं, जिसमें पुष्प है, तत्व है, मपेट्स है, अंबाला कावड़ी, पू कावड़ी, ये सब इसमें शामिल है, जिसका इसमें अभी हम यहाँ पर प्रदर्शन देखेंगे इन कलाकारों की तरफ। Being showcased today, traditional dance forms or folk forms are rooted in the daily lives of our people, celebrating nature, celebrating work and celebrating life. Music, movement and color so integrated in local life over here, sprinkled liberally with the flavor of celebration.
क्या बात है, 5000 कलाकारों का ये नृत्य आपने देखा। जयति जय मम भारतम की थीम पर आधारित वाकई आपको बिल्कुल प्रफुल्ल कर देने वाला ये नृत्य, ये परफॉर्मेंस आपने देखी। और अब जो आने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अब जो कर्तव्य पथ पर होने वाला है उसका इंतजार हर साल लोगों को होता है, मुझे भी है, सुमित को भी, और आई थिंक सबको होगा, क्योंकि अब आने वाले हैं हमारे डेयर डेविल्स। अब वो आने वाले हैं जो एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं कर्तव्य पथ पर, जो हमारे मोटरसाइकिल प्रदर्शन कर, जो सेना की तरफ से किया जाएगा मोटरसाइकिल पर साहस का प्रदर्शन, वो अब आपके सामने आने वाला है। 2025 के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना के सिग्नल कोर के मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम, जिसे द डेयर डेविल्स के नाम से जाना जाता है, वो अभी आपके सामने एक अद्वितीय प्रदर्शन करने जा रही है, जिसके हम साक्षी बनेंगे। मैं जल्दी से अपने गेस्ट से भी पूछ लेता हूं, क्या आप लोगों को भी इसका इंतजार है कमोडोर बहल? और दूसरी एकदम गणतंत्र दिवस हृदय को रोकने वाले जो स्टंट्स दिखाए जाते हैं इसके अंदर, वो इतने अच्छे हैं कि आपका दिल करता है कि आपको भी ऐसी चीजें करनी आनी चाहिए। और यूथ के लिए तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन मैं यूथ को कहना चाहूंगा ऐसे स्टंट्स आप बिल्कुल ट्राई मत करिएगा, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी सुपरविजन के तो बिल्कुल मत करिएगा। बिल्कुल बहुत ट्रेनिंग मिलती है। आप कमांडर, मैं एक डांस म्यूजिक के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारा जो इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है, म्यूजिक है, हमारे फोक डांसेस है, एंड इवन बॉलीवुड, ये हमारी सॉफ्ट पावर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और इसने भारत की इमेज बाहर प्रोजेक्ट करने में काफी मदद करी है। और बहरहाल डेयर डेविल तो एक ऐसा शो है जिसको मेरे ख्याल हर कोई सर देखिए बिल्कुल अब शुरू हो गया, और ये ओपनिंग सैल्यूट आप देखिए राष्ट्रपति को देते हुए डेयर डेविल टीम। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1935 से मैं आपको बताऊं इसका लंबा इतिहास है। आप कह लीजिए कि करीबन 100 साल हो जाएंगे इसको 2035 में, 100 साल के करीब का ये इतिहास। और देखिए अब ये लगातार कर्तव्य करते हुए नजर आएंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इस साल बिल्कुल बिल्कुल गौरव, इस साल ये इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, यानी करीबन जो पिरामिड आप जो सबसे आखिरी में आएगा, पिरामिड जो फॉर्मेशन है 20.4 फीट की ऊंचाई पर पिरामिड बनाया गया। 7 मोटरसाइकिल्स पर हमारे जवानों ने ये समझ नहीं आता सुमित, ये तो लैडर पे खड़े हैं मोटरसाइकिल। यही तो प्रैक्टिस है, यही आपकी स्टेबिलिटी है। और अब आपके सामने आ गए हैं 3 पीक डेविल्स। ये है लॉन्गेस्ट असिस्टेड हैंडस्टैंड का रिकॉर्ड तैयार करते हुए डेविड डेविल्स के बहादुर जोशीले जवान। इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड है गौरव इनके नाम से दुनिया भर के अंदर। मैं आपको बताऊं हर साल ये एक नया कीर्तिमान रचते हैं और हर साल ये कोई नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। और इस बार का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है पिरामिड, सबसे ऊंचा पिरामिड बनाना, वो भी 7 बाइकों पर। आप मानिए कि इतने सोल्जर्स एक साथ इस स्टेबिलिटी के साथ, इस आप स्ट्रेंथ के साथ वहां पर उसको मेंटेन करते हैं। 2 किलोमीटर तक लंबा ये चलेंगे लगातार। बिल्कुल। और अब शत्रुजीत आ रहे हैं आपके सामने। इसमें एक चीज मानने वाली ये भी है गौरव जी कि आपस में तालमेल और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट और भरोसा कि ये हाँ ये मैं जो हम कर रहे हैं सर, ये इंडियन आर्मी हमारी जो सशस्त्र सेनाओं का एक बहुत अच्छा मिसाल है। ये फाउंडेशन स्टोन है। कैसे इसे युद्ध के क्षेत्र में होता है तो जो एक साथी का जो ट्रस्ट होता है, जो कॉमरेड का, बड़ी बिल्कुल आप उसको आप हर एक घड़ी में मुश्किल में आप हमारे साथ हैं, आप हमें नहीं पीछे छोड़ेंगे। तो इसी के ये सब चीजें भी हैं जो इनको ऐसे इतना ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म करने में हेल्प करती है। बिल्कुल। और ये देखिए अब आपके सामने यहाँ पर मरकरी पीक निकले इन्फो वॉरियर अब आपके सामने यहाँ पर आने वाले हैं थोड़ी देर में। इन्फो वॉरियर के बाद लोटस आएंगे और फिर जिस पिरामिड की बात कर रहे थे सुमित, वो अभी आपके सामने आएंगे। ये जनरल कुमार, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें? देखिए ये कोर ऑफ सिग्नल्स का जवान है और इनका काम रहता है मैसेज पहुंचाने। कोई डिस्पैच राइडर या मोटरसाइकिल जो आया है, क्योंकि विश्व युद्ध में अगर आप देखेंगे एक दूसरे को कमांडर्स संदेश भेजते थे, ऑर्डर्स भेजते थे, इनके द्वारा भेजते थे। वो आ गई पिरामिड जिसका जिक्र सुमित कर रहे थे। सुमित, क्या रिकॉर्ड है बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए 24.4 मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने जो पिरामिड की हाइट है वो 20.4 फीट की है। 40 जो आप कह सकते हैं आर्मी मैन है वो लगातार इन 7 मोटरसाइकिल्स पर सवार है। पिरामिड इन्होंने बनाया और ये इतनी हाइट का पिरामिड चलती मोटरसाइकिल पर 2 किलोमीटर तक आज तक किसी ने नहीं बनाया। और मैं आपको बता रहा था 1935 से इनका इतिहास है। 1600 से ज्यादा गौरव ये दुनिया भर के देशों के अंदर ऐसे कर्तव्य दिखा चुकी है हमारी डेयर डेविल टीम्स। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें इस एक्ट में, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि इस पूरे आप उस कह सकते हैं कि सालों की साधना का परिणाम है। बिल्कुल, एक दिन में नहीं। बिल्कुल। और अब आपके सामने वो शो आने वाला है जिसको दुनिया देखना चाहेगी।
इंडियन एयरफोर्स का फ्लाई पास आपके सामने आएगा और मैं देख सकता हूँ एयर कोमोडोर एएस बहल के चेहरे की वो 3 नंबर की मुस्कान। सर क्या भाव आ रहा है मन में? देखिए, एयरफोर्स में मैंने 32 साल दिए कार्यान्वित रहा हूँ और एयरफोर्स के अंदर जो मुझे प्यार मिला है, जो मुझे ट्रेनिंग मिली है, जो मुझे डिसिप्लिन मिला है, उन्होंने मुझे चलना सिखाया है, उन्होंने उड़ना सिखाया, उन्होंने मुझे सिनर्जी सिखाई है कि एक दूसरे के साथ मिलके हम कैसे काम करते हैं। और ये जहाज जो हवा में उड़ते हैं एक दूसरे के साथ मिलके पायलट्स जो सिनर्जी लेके आते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के अंदर, वो सर मैं एक अपने दर्शकों को स्टैंड बाय कर दूं, नजरें टीवी पर और टीवी में भी कैमरा आकाश पर रहेगा क्योंकि आपके सामने से एकदम से वो निकल जाएंगे, कुछ ही सेकंड्स आपको दिखेंगे अपनी गर्जना से आकाश को थर्राते गुंजाते हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर्स की श्रृंखलाएं अभी आप देखने वाले हैं। सबसे पहले आएंगे अजय फॉर्मेशन में 3 अपाचे विमान विग फॉर्मेशन में। कोमोडोर बहल प्लीज इसके बारे में। ये अपाचे विमान जो है हमने 22 लिए हैं, एयरफोर्स ने 6 लिए हैं, आर्मी ने। ये दुनिया का सबसे अहम अटैक हेलीकॉप्टर है। इसमें लॉन्ग बो रेडार, ऊपर एक ग्लोब सा दिखेगा, वो लॉन्ग बो रेडार है। इसमें ATGM हेलफायर मिसाइल्स जो है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स, वो इस्तेमाल की जाती हैं। एयर टू एयर मिसाइल्स भी फिट है ताकि ये अपने आप को भी कवर कर सके, दूसरे जहाजों को भी, और ड्रोन के अगेंस्ट भी लड़ सके। और इसमें सबसे अहम बात ये फायर एंड फॉरगेट करता है शूट एंड स्कूट। अभी देखिए सामने आ रहे हैं अपाचे हेलीकॉप्टर आ चुके हैं आपके सामने। ये एक टेरेन से उठता है, लॉन्गबो रेडार से उसकी इमेज कैप्चर करता है, फिर टेरेन के अंदर छुप जाता है, दूसरी जगह से उठता है और अपनी हेलफायर मिसाइल को फायर करता है। तो ये देखिए जो गोल गुंबद सा है उसके ऊपर, वो उसका लॉन्गबो रेडार है। इसके अंदर रॉकेट्स, मिसाइल्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जैसे मैंने हेलफायर बताई, और एयर टू एयर मिसाइल्स भी फिट। The face of the modern machines in India's leap into the manufacturing advance of the rotary wing platform. And there you can see Formation Airborne from Air Force Station Hindon, led by Group Captain Praveen Sarathi. The Apache attack helicopters flying in victory formation. संतुलन, साहस और शौर्य का परिचय 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ के ऊपर पहुंचते हुए 137 हेली स्क्वाड्रन से नेतृत्व ग्रुप कैप्टन प्रवीण सारथी कर रहे हैं। अन्य सदस्य हैं विंग कमांडर मुनीत डोगरा और विंग कमांडर गौरव पठानिया। लिए, लेकिन इनकी मेंटेनेंस और रखरखाव एक ही जगह किया जाता है और इसका इस्तेमाल आर्मी के साथ ज्यादा होगा rather than एयरफोर्स का। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, मुझे याद है कि ईस्टर्न लद्दाख में भी जब इसको फ्लाई करके इसको, मुझे लद्दाख में भी इसको एक बार भेजा गया था ये देखने के लिए कि हाई एल्टीट्यूड के अंदर कैसे ये मेंटेन रह सकता है। और भारत ने तो अब अपने मेरे ख्याल से अपने खुद के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भी ये अपाचे के बाद कोमोडोर बहल में आ रहा हूं। अपाचे के बाद अब आपके सामने होगा सतलुज फॉर्मेशन। सतलुज फॉर्मेशन एक ज्वाइंट यहाँ पर कोऑर्डिनेशन आप कह सकते हैं, जिसमें 2 डॉर्नियर होंगे 228 AC और एक AN-32 एयरक्राफ्ट बिग फॉर्मेशन में उड़ेंगे। कोमोडोर बहल ये आपके सामने बिल्कुल, इसमें जो 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट पीछे हैं, वो वाले एयरक्राफ्ट जो है वो लाइट कम्युनिकेशन ड्यूटीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो AN-32 है वो मल्टी यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है और 5 टन का लोड कैरी कर सकता है, यानी कि 50। Flight Lieutenant Anurag Mishra, Wing Commander Amol, along with Flight Lieutenant Sahaj Preet and Squadron Leader Rahul Kishore, along with Squadron Leader Rohit Anand. The formation comprising 1 AN-32, which is airborne from Air Force Station Chandigarh, while the Dorniers taken off today from Palam Air Base. AN-32, a strong, rugged aeroplane with a mighty roar, is the workhorse of the Indian Air Force Transport Fleet. द डॉर्नियर इस फॉर्मेशन में 41 स्क्वाड्रन से आदर्श वाक के समय पर सहायता। अब प्लीज अब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। रक्षक फॉर्मेशन, मैं वही बता रहा था कि ये तीनों दिख रहे हैं। मैरीटाइम रिकॉग्निशंस के लिए भी ये यूज किए जा रहे हैं और हमारे पास ऑलरेडी अभी करीब 6 डॉर्नियर हैं, 6 हम और ले रहे हैं, तो काफी रिलायबल जहाज है और ये मैरीटाइम रिकॉग्निशंस और सर्वेलेंस में यूज किया जा रहा है। बिल्कुल गौरव जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता था। 245 जहाज तो हमने जर्मनी से लिए थे, लेकिन 125 जहाज जो है हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और इसको अब 8 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने के लिए आगे बात बढ़ा रहे हैं इसके लिए। और इस डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की बहुत ही
खासियत है। ये 600 से 1100 किलोमीटर की रेंज तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन जो लोड कैरी सर अब आपके सामने आएगा अर्जन फॉर्मेशन, एक C-295 एशलॉन में 2 C-130 एयरक्राफ्ट के साथ अर्जन फॉर्मेशन तैयार करेंगे। जरा इन फॉर्मेशन के बारे में भी बताइए कमोडोर बैल, ये फॉर्मेशन की क्या खासियत है और इनका क्या राष्ट्रीय देखिए मोस्टली जो फॉर्मेशन है वो विक फॉर्मेशन, आप देखेंगे 3 जहाज हैं तो विक फॉर्मेशन के अंदर आते हैं, लेकिन विक फॉर्मेशन का ये मतलब नहीं है कि अगर हम उनको कोई और नाम ना दे दे, उसको हम अमृत नाम भी देते हैं, जैसे 5 जहाज का हमने अमृत दिया है, अर्जन फॉर्मेशन है। हाँ बिल्कुल, या दूसरा नाम हम दे रहे हैं, वो नाम देते हैं हम जोश भरने के लिए उस फॉर्मेशन। अर्जन फॉर्मेशन खासतौर पे जो नया C-295 विमान जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमने कुछ बाहर से लिया और खुद वडोदरा के अंदर या गुजरात के अंदर बनाए जाएंगे। ये देखिए अब C-130 जहाज आ रहा है, ये अमेरिका से लिए 12 हमने C-295 के साथ भी उड़ रहे हैं। बिल्कुल। अब पीछे देखेंगे इसके 2 C-295 है जो वडोदरा में हम जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे, 16 हम बाहर से ले रहे हैं और 40 वहाँ पे जॉइंट मैन्युफैक्चर और असेंबली इनकी की जाएगी। तो ये जो जहाज है C-130 ये बहुत ही वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है, बड़े युद्धों में इसने नाम कमाया है और साथ साथ में इसको एयरबोर्न असॉल्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बहुत सारे रोल के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग। अब आने वाला है नेत्र फॉर्मेशन और इस फॉर्मेशन में एक AEW&C विमान और 2 सुखोई 30 विमान एशलॉन में विग फॉर्मेशन तैयार करेंगे। सुमित सर खासतौर पे मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा सर, क्योंकि पीएटाई तो एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है, नेवी इस्तेमाल करती है और दूसरा है सुखोई विमान, तो ये आप कहते हैं इंटीग्रेशन, ट्राई सर्विस के जॉइंटनेस, आपको लगता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं 2 चीज बताना चाहूंगा। एक तो फॉर्मेशन का जिक्र है, आर्मी के टैंक हो या इन्फेंट्री हो, नेवी के शिप या एयरक्राफ्ट जब टैक्टिकल हालत में मूव करते हैं तो फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है। तो फॉर्मेशन का एक टैक्टिकल महत्व होता है, एक स्काउट होता है, एक साइड में सिक्योरिटी देता है, लेफ्ट और राइट, एक रियरवर्ड सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी फॉर्मेशन उस मामले में चलता है। जैसे अभी हम देख पा रहे हैं 2 सुखोई 30 और बीच में एक AEW&C एक फ्लाइट हम देख पा रहे हैं, कमर्शियल फ्लाइट से मिलती जुलती। एक के बाद एक इन्होंने बात किया कि क्या तालमेल का बिल्कुल आसमान को चीरते हुए उनकी स्पीड, उनके कम्युनिकेशन अरेंजमेंट, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब तालमेल में आने ये बहुत इंपॉर्टेंट। C-17 और 2 सुखोई 30 और ये है भीम फॉर्मेशन। लेकिन this majestic display is the C-17 Globemaster, a true embodiment of power, endurance and reliability in the air. इंफॉर्मेशन में एक ट्रांसोनिक स्पीड तक उड़ता है वो जहाज, तो Su-30 को ये दर्शाता है कितना अच्छा एयरक्राफ्ट है ये कि स्लो स्पीड पे भी एस्कॉर्ट करता है, हाई स्पीड पे भी करता है। T20 का बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकता है, ये दिखा रहा है। बिल्कुल वर्सेटिलिटी की बात कर रहे हैं। और जरूरत पड़ने पे और दूसरी चीज है ये स्ट्रेटेजिक एयर लिफ्टर है C-17, यानी कि इंटर थिएटर पे इसका इस्तेमाल, इसकी एक बहुत ही अच्छी चीज, कई सारे रक्षक मिशंस में भी ये इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, चाहे वो गंगा है, ऑप गंगा है, या हमने जो हेल्प करी है। ये अमृत फॉर्मेशन यहाँ पर बता रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर की, अमृत फॉर्मेशन यहाँ पर देखेंगे आप। अमृत फॉर्मेशन में 5 जैगुआर आएंगे अभी और ये एरो हेड फॉर्मेशन तैयार करते हुए दिखाया जाएगा। ये तो हमारे जो C-17 की आप बात कर रहे थे वो ये आ गए 5 जैगुआर। अभी आप फॉर्मेशन की भी बात कर रहे थे, तो ये फॉर्मेशन टैक्टिकली अनसाउंड होती है, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन या फ्लाई पास पे की जाती है। नॉर्मली हम इतने पास अगर फ्लाई करेंगे कि दुश्मन का एक जहाज भी 5 को। और जो सर मेरा आपसे सबसे पहला सवाल था, अलग अलग बेसिस से जैगुआर कहीं और से उड़कर आ रहा है, C-17 कहीं और से उड़कर आ रहा है और सबका कोऑर्डिनेशन एक वक्त में कुछ सेकंडों के अंदर सारे विमान एक साथ हो रहे होंगे। यही ट्रेनिंग है, यही चीज है जो दर्शाता है कितने सालों का डिसिप्लिन। अद्भुत तस्वीर आ रही है, एक बार तस्वीर देख लेते हैं। Led by Group Captain Akash Chechi, the other members of the formation, Wing Commander Ujjwal K. Mishra, Wing Commander Bharat Singh, Squadron Leader A.K. Jha and Squadron Leader Aditya Jamdagni. अमृत फॉर्मेशन 5 जैगुआर विमान, भारत की सुदृढ़ वायु शक्ति का प्रदर्शन। स्क्वाड्रन का मोटो शक्ति विजयते, आदर्श वाक्य। फॉर्मेशन का नाम अमृत काल, भारत का विजन 2047 से and flying at a speed of 750 kilometers per hour. Today led by Group Captain Akash Chechi. Mars
marveled the choreography of power and precision. Each jet तीन एयरक्राफ्ट जो भारतीय वायुसेना के पास इस समय रफाल वो आ रहे हैं। बिल्कुल वज्रांग फॉर्मेशन में 6 राफेल आपके सामने आने वाले हैं। बिल्कुल टीवी से नजर हटाइएगा मत, क्योंकि राफेल भारत के पास इस वक्त सबसे एडवांस फाइटर जेट है जो इस वक्त भारत के पास है। 4.5 पीढ़ी का जो जनरेशन का बताया जाता है, फ्रांस से भारत ने लिया है। और सुमित, आपको याद होगा ये आ गए राफेल विमान जिनको कहा जाता है जायंट किलर। Even the winds along the Kartavya path have stopped to stare at these Rafales. 6 Rafale fighter aircraft flying just formation led by squadron leader Amol Garg, squadron leader Mihir Vivek Chaudhary, squadron leader Sarthak Kumar, squadron leader Mohit Tyagi, squadron leader Arun Athare, and squadron leader Shivangi Singh, all from 17 Squadron. 17 स्क्वाड्रन जिसका आदर्श वाक्य उदयम अस्त्रम, 6 राफेल विमान हवा में विलीन होते हुए। सबसे पहले आते, मैं वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था, क्या माहौल था, लोगों में क्या जोश था। लोग हमसे पूछ रहे थे राफेल आएगा, कैसा है, क्या करेगा, चीन पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मैसेज है। तो ये कनेक्शन है इस राफेल का यहाँ के भारत के लोगों से। अब आपके सामने आ रहा है त्रिशूल फॉर्मेशन में सुखोई 30, 3 सुखोई 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है और बुराई के अंत का, दुश्मन के संहार का परिचायक। Formation led today by Group Captain Manish Arora, Shaurya Chakra. Other members in the formation are Wing Commander Kunal Kalra and Wing Commander Abhimanyu Singh, all from 15 Squadron. And there you can see the Trishul formation comprising 3 Sukhoi 30 MKI air dominance fighter aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour. 3 Su-30 विमान जिनका विजय नाद सुनकर रोमांच महसूस किया जा सकता है, हवा में विलीन होते हुए त्रिशूल फॉर्मेशन बनाते हुए। Having pulled up, watch the leader going further up and the wingmen spitting to cast a Trishul or a trident up in the air. देखा आपने त्रिशूल के शेप में तीनों विमान अलग अलग दिशा में जाते हुए। अब आपके सामने विजय फॉर्मेशन होगा। एक राफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगा 300 मीटर की ऊंचाई पर। ये तो बिल्कुल, और देखिए विजय फॉर्मेशन यानी विक्ट्री फॉर्मेशन के उसमें आएगा ये। और खास बात ये कि ये शो स्टॉपर, और आपने जैसे गौरव बताया कि उस दिन से लेकर आज तक हर बार हर किसी की नजरें राफेल विमान पर होती हैं। आ गए Flight Lieutenant Sona. Here comes the single Rafale flying at 900 kilometers per hour. All set to touch the sky with glory as he will execute the victory roll over Kartavya Path today. Known as the Falcons of Champ and Akhnur, flying with their motto Anbhishya Bhedi or seek to destroy. That's Group Captain Abhishek Tripathi. Climbing up, carrying out the victory roll, and finally will disappear into the blue yonder, signifying the motto of the Indian Air Force. तो इसी के साथ ये परेड यहाँ पे कंक्लूड होने वाली है, जो राष्ट्रगान के साथ कंक्लूड होगी। अब राष्ट्रगान होने वाला है सर, और उसके बाद फिर यहाँ पर कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस की परेड यहीं पर समाप्त होगी। लेकिन समापन समारोह आज नहीं होगा, वो तो 29 तारीख को बीटिंग रिट्रीट के साथ होता है। लेकिन कर्तव्य पथ पर ये परेड का समापन अभी थोड़ी देर में अब राष्ट्रगान के साथ होगा। क्योंकि लेकिन जल्दी से, जब तक ये राष्ट्रगान शुरू होता है, जनरल कुमार एक छोटी सी लाइन, कैसी लगी परेड? उत्तम, भगवान ने भी साथ दिया। इतना बढ़िया मौसम था, विजिबिलिटी थी, या हेलीकॉप्टर आए शुरू में। आमतौर पे उस समय विजिबिलिटी खराब रहती है, नजर नहीं आता, लेकिन आज बहुत बढ़िया रहा। अमर मल्होत्रा, अति उत्तम, अति उत्तम। देखिए जो ऑब्जेक्टिव है इस रिपब्लिक डे परेड का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाना, हमारी कल्चरल स्ट्रेंथ दिखाना, हमारी डिप्लोमेसी दिखाना, डिप्लोमेसी दिखाना, ये सारा जो क्यूमुलेटिव उसका इम्पैक्ट है वो बिल्कुल खुल के सामने दिखाई पड़ रहा है। और ये पिक्चर और इमेजेस जब ट्रांसमिट आज की तारीख में बहुत सारे देशों में देखी जा रही होंगी,
तो मुझे लगता है कि भारत की इमेज जो को इसको एनहेंस करने में आज का ये प्रोग्राम काफ़ी हद तक मदद सर, करेगा। इसको इमर्जिंग वर्ल्ड लीडर के तौर पर भी आप कह सकते बिल्कुल हैं। आप कह सकते हैं। अब ये सब चीज़ें सोच समझ के ही रिफ्लेक्ट की जाती है कि इट्स नॉट ओनली मिलिट्री पावर, बिकॉज हम तो युद्ध के खिलाफ हैं, लेकिन हमारे पास डेटरेंस है। कल को अगर कुछ जरूरत हम किसी के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्या बात है सर, वाह। अब कमांडर बहल, एक छोटा सा कमेंट आपका। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। आज भगवान ने भी हमारा साथ दिया। इतनी अच्छी विजिबिलिटी थी, इतना अच्छा वेदर था, ना ज्यादा ठंड थी ना ज्यादा गर्मी थी, और साथ साथ में यूनिटी एंड डिसिप्लिन और पर्सोनिफिकेशन था ये विविधता और एकता का। और अंत में सिर्फ एक ही लाइन मैं कहूंगा कि अगर इस पूरे देश में अगर वो जोश है, ये जोश पूरे विश्व में दिख रहा है आज, और सबको ये पता चल गया कि भारत की सोशियो इकोनॉमिक और भारत की मिलिट्री पावर क्या है। कमांडर विक्रमजीत कि मैं बहुत ही बढ़िया शो तो बहुत हुआ, मैं लेकिन नेवी की झांकी के मैं वेट कर रहा, वो आई ही नहीं, या हमने मिस कर दी, पता नहीं क्या। नेवी की झांकी आई थी, हमने देखा था, के साथ ही आई थी। हम आपने देखा नहीं होगा, नेवी की झांकी आई तो क्योंकि उसमें जो हमारा इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन का तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल था वो। 3 हमारे नए देखिए तस्वीरें भी हम सर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल गार्ड वहां पहुंच चुके हैं, और अब से आप देखिए क्योंकि नेशनल एंथम होगा और उसके बाद प्रस्थान होगा वहां से। और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर संजो कर रखते भारतीय सेना के लिए घुड़सवार शूरवीर। अब कमांडेंट द्वारा सलामी शस्त्र का आदेश होगा, राष्ट्रगान होगा। आप सबसे आग्रह, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वर्दीधारी इस दौरान सैल्यूट करें। ये देखिए ट्राई कलर के गुब्बारे तिरंगा झंडे के साथ आप देख सकते हैं इस वक्त तिरंगे के साथ इस वक्त आसमान में छोड़ दिए गए हैं, और ये इस बात का परिचायक है कि हमने बहुत ही समृद्धिशाली, बहुत ही अच्छे तरीके से 76वें गणतंत्र दिवस की परेड को देखा, और उसके बाद भारत का जो आज का भारत है, जो दुनिया की सुपर पावर है, जो दुनिया में किसी भी देश से कम नहीं है, वो कैसे अपने समृद्धिशाली इतिहास को, जो कि हमारी थीम भी है, स्वर्णिम भारत विकास, विरासत और विकास, उसको कैसे संजो के आगे बढ़ रहा है। सुमित और गौरव देखिए, बिल्कुल अब राष्ट्रपति चीफ गेस्ट के साथ वहां से प्रस्थान करती हुई, और अब आप देखिए कि उनके जो प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड हैं वो वहां पर मौजूद थे, और उसके बाद नेशनल एंथम हो, और नेशनल एंथम के बाद वहां से प्रस्थान करते। और देखिए आपको याद होगा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी भी एक चीज है जो लगातार लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है, वो है प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रही, वो लोगों से कितना इंटरेक्ट करते हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और लोग अक्सर वहां पर देर तक रुके रहते हैं, इसीलिए कि शायद प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का, उनसे हाथ मिलाने का, उनकी तरफ आगे बढ़ने का उनका कोई मौका मिल जाएगा। और शायद अभी जब राष्ट्रपति वहां से निकलेंगे उसके बाद हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी उसी अंदाज में एक बार फिर लोगों से, खासतौर पर बच्चों से मुलाकात। बिल्कुल, राष्ट्रपति निकलेंगे, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति निकलेंगे, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री क्या वहां मौजूद आम लोगों से, बच्चों से मुलाकात करेंगे। पिछली बार तो जो बच्चे वहां परफॉर्म कर रहे थे उनके पास गए थे, उनसे मिले थे, तो क्या इस बार उनसे मिलेंगे? ये बच्चे वहां पर जरूर इंतजार कर रहे होंगे, देखना होगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए, अब गणतंत्र दिवस की परेड के बाद वहां पर मौजूद लोग एक बार फिर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अभिवादन देते हुए वहां पर उनका अभिवादन स्वीकार करती हुई, और ये विशेष अतिथि, जो मुख्य अतिथि थे इस बार के जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, वो भी अब यहाँ पर सबसे इजाजत लेते हुए, और यहाँ देखिए बच्चे कैसे यहाँ पर एकदम बहुत ज्यादा जोश में हैं, हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री की एक झलक पाकर गौरव वहाँ पर एकदम जोश में आते हैं। देखिए कितना बड़ा जेस्चर होता है कि प्रधानमंत्री वहाँ पर कलाकारों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, लोग जो वहाँ पर मौजूद होते हैं उनका धन्यवाद करते हैं, और ये एक जेस्चर दिखाता है आपके आप कह सकते हैं प्रधान सेवक, आप कह लीजिए प्रधानमंत्री कह लीजिए, कि वो आपके लिए कैसा आपके साथ हमेशा है। और पूरी दुनिया ये तस्वीरें देखती है। आपको याद है कि हम जब बात करते हैं कि ना सिर्फ भारत में मौजूद लोग रिपब्लिक डे परेड को देख रहे होते हैं, दुनिया भर में तमाम जो भारतीय मौजूद हैं वो तक इन परेड को लगाकर देखते हैं। वैसे तो जनरल कुमार, ये 1 घंटे का कार्यक्रम था परेड जो हमने देखा, 1 से 1.5 घंटे का, 90 मिनट का। लेकिन इसकी तैयारी कितने दिनों में होती होगी? जो मार्चिंग कंटिजेंट आते हैं, जो बैंड्स आते हैं, कितने दिनों तक लगती होगी इनको तैयारी में? कितने दिन लगते होंगे? देखिए ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे का 29 जनवरी को जी। इसकी तैयारी 15 फरवरी से शुरू हो जाती है, और विषय भी है क्या करना है, कैसे करना है। तो प्लानिंग स्टेज एक लंबा होता है, और एक्चुअल में प्रैक्टिस वगैरह 2-3 महीने से शुरू कर देते हैं। और क्या होता है कि चूंकि फौज के अंदर, आर्म फोर्सेज में लोग भी मूव करते रहते हैं, एक यूनिट में वो नहीं रहते हैं,
तो जो प्रैक्टिसेस की जो मात्रा है, संख्या या जो रोल है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्लस बाहर से आना, कैंप एस्टैब्लिश करना। और इस दफ़ा आज तक क्या होता था कि आर्मी डे का परेड और रिपब्लिक डे एक ही जगह होता था। इस दफ़ा आर्मी डे का परेड पूना में शिफ्ट किया गया है, तो लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन बढ़ गया होगा। मंच के सामने से और वो प्रथा भी अब सर नहीं है कि अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग लोगों के बीच, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं हर किसी आर्म फोर्सेस की परेड को, खासतौर पे आर्मी डे परेड हो। और ये मेरे ख्याल से अच्छा भी है कि हर जगह पर जाकर आप लोगों को एक तरीके से बूस्ट दे सकते हैं कि आप भी शामिल हो सकते हैं, खासतौर पर यूथ को। और यूथ को भी पता चले कि ये हमारी फौज है, ये हम इसके हिस्से हैं, और फौज को पता चले कि हमारे लोग, तो ये बहुत आवश्यक है। बोथ वे कम्युनिकेशन, टीवी की रीच बहुत बढ़ गई है ना। बिल्कुल, पहले तो ये मजबूरी थी कि आप नहीं एकदम एक ही जगह लगा सकते। जी, अब जैसे कोस्टल एरियाज हैं, मुंबई, विशाखापट्टनम, वो हर साल वेट करते हैं 4 दिसंबर को कि नेवी डिस्प्ले देखें, नेवी का ऑप्स डिस्प्ले देखें। समारोह तो काफी प्रोत्साहन मिलता है। माननीय राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन की ओर ले जाते हुए। तो प्रिसाइज। तो दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं जो इस वक्त वहां कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं, और दूसरी तरफ वो वायुसेना का फ्लाइंग पास जो अब से थोड़ी देर पहले हुआ, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 C-17 और बीच में सुखोई। तो राष्ट्रपति अब प्रस्थान करती हुई आप देख सकते हैं, उनका अंगरक्षक दस्ता उनके साथ जाता हुआ। और इसके बाद क्योंकि आज मुझे लगता है कि यहाँ पर मौसम ने भी बड़ा साथ दिया, इसलिए जो वहाँ कर्तव्य पथ पर जो लोग बैठे होंगे उनके भी विजन में रहा होगा सब कुछ वहाँ। और अक्सर निराशा हो जाती है लोगों को, बच्चों को खासतौर पे जो वहाँ पे देख नहीं पाते, क्योंकि कई बार विजिबिलिटी बहुत कम होती है। इसी वजह से आप देखें कि जो टाइम है वो थोड़ा सा डिले किया गया है, ताकि बच्चे भी हों, आ सकें, ज़्यादातर उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और इसी वजह से अगर आप देखें कि इस बार 10:30 बजे के करीब जो है परेड की शुरुआत की गई थी। बिल्कुल 10:30 बजे, और वो बड़ा अच्छा डिसीजन भी रहा देखते हुए। कमांडर बहल, बहुत ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि जो जिस तरीके से ये प्रिसाइज फ्लाई पास हुआ था, ये पहले दिखता भी नहीं था। और खासकर जो वहां नीचे बैठे होते हैं उनको दूर से नहीं दिखता। टेलीविजन कैमरा में तो हम जूम करके देख पा रहे हैं, लेकिन जो नीचे बैठा है अगर विजिबिलिटी अच्छी ना हो तो उसको नहीं दिखेगा। बिल्कुल, तो जो विजिबिलिटी ना हो तो उसको ना दिखेगा, लेकिन विजिबिलिटी भी थी, माहौल भी था, दस्तूर भी था, जोश भी था, और सबने बड़ा आनंद लिया इसका। एम्बेसडर मल्होत्रा, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे इस रिपब्लिक डे के कुछ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, और एक है कि हमारे देश की कल्चरल जो डाइवर्सिटी है उस पर कितनी यूनिटी है उसको दर्शाना, हमारे देश की मिलिट्री पावर को प्रोजेक्ट करना, और उसके साथ पिछले कुछ सालों में जो देश में विकास हुआ है, तो इन सभी तीनों चीज़ों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज की इस परेड में देखा गया। एंड आइसिंग ऑन द टॉप वॉज कि मौसम बहुत अच्छा था, माहौल बहुत अच्छा था, और लोगों ने बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ देखा। और हमारे चीफ गेस्ट भी जो इस बार के हैं वो हमारी जो जियोपॉलिटिकल कैलकुलस है उस पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आसियान की दृष्टि से, इंडो पैसिफिक विजन की दृष्टि से, और बायलैटरल दृष्टि से। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया ये प्रोग्राम रहा, और जो इसके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए जो तस्वीरें जिसका इंतजार सुमित कर रहे थे वो आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ पर आप देख रहे हैं, वहां मौजूद लोगों से हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का। देखिए कैसे वहां पर एक कनेक्ट है जो प्रधानमंत्री का आम लोगों से, वो दिखता है इन तस्वीरों में, जो आम लोग उनसे। और ये देखिए बच्चों को सबसे ज्यादा उत्साह रहता है गौरव। हाँ, बच्चे आगे बढ़ कर प्रधानमंत्री मोदी के पास जाना चाहते हैं, तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री इस बात को समझते भी हैं। और इसीलिए देखिए, आप देखिए कई बार वो प्रोटोकॉल को तोड़कर आगे बच्चों की तरफ हैंडशेक के लिए जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते भी हैं कितने बजे आए, क्या करते हो, कौन सी क्लास में हो। तो ये एक तरीके का जेस्चर है, और ये इसलिए भी क्योंकि कनेक्टिविटी आप जिसे कहते हैं कि आप उदारता दिखाते हैं, फिर कनेक्टिविटी, बिल्कुल वो बहुत बड़ा जेस्चर होता है। क्या कह रहे हैं कमांडर विक्रमजीत? मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि देश के पीएम के साथ आप जो भी आए उधर आपके साथ थोड़ा। बिल्कुल, अगर वो देखते प्रोटोकॉल के तहत तो वही जहां पर गाड़ियां खड़ी थी उसमें बैठते और फिर उसमें ये कॉन्वॉय की बैठ के चले, लेकिन वो हमेशा कॉन्वॉय को पीछे से, आप देखें कि कॉन्वॉय आगे चला जाता है और मूव करता है, कॉन्वॉय की गाड़ियां पीछे से पास कर रही हैं, और वो वहां पर कर्तव्य पथ पर पैदल चलते हुए वहां दूर तक, देखिए काफी दूर तक आ गए हैं। और जो दोनों तरफ लोग मौजूद हैं कर्तव्य पथ के, उनको देखिए हाथ हिलाकर कैसे अभिवादन स्वीकार करते हुए, और लोग कितना गर्मजोशी से भरे हुए, देखिए उनकी तस्वीरें ले रहे हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं, कोई फोटो खिंचवा रहा है। जी, जनवरी पर एक और विषय मैं बताना चाहूंगा, इंडोनेशिया हमारा नेबर भी है। बिल्कुल है। अगर कैंपबेल बे से देखें, और बंदा आची जहाँ पे इंडोनेशिया का द्वीप है, 90 किलोमीटर की दूरी पे है सिर्फ, और यहाँ बैठ के हमें लगता है बॉर्डर्स मींस नॉर्दर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर, थिंग लाइक सी बॉर्डर एज वेल। तो उनके साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा है। और सुनामी में
हम उनकी मदद करने वहाँ सीरिया में गए थे, जहाँ पे उनकी क्षति हुई। बिल्कुल, मैरीटाइम जो हमारे कनेक्शंस हैं इंडोनेशिया के साथ, वो सदियों पुराने हैं। अब मैं जिक्र कर रहा था, आज भी उड़ीसा में एक फेस्टिवल होता है, मकर संक्रांति में मनाया जाता है नवंबर महीने में, और उसे बाली यात्रा कहते हैं। ये उस दिन को, उस समय को याद करके मनाया जाता है जब इस एरिया से, हमारे वेस्ट बंगाल उड़ीसा से जो मैरीटाइम ट्रेडर्स थे वो सेल किया करते थे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, बाली की तरफ, सुमात्रा की तरफ। तो उसको लेके हर साल ये फेस्टिवल आज भी यहाँ मनाया जाता है, और इससे मिलता जुलता एक फेस्टिवल है जो इंडोनेशिया में भी मनाया जाता है। और कल्चरल रिलेशन, सर आप मैरीटाइम रिलेशंस की बात कर रहे हैं, और कल्चरल रिलेशन तो हजारों साल पुराने हैं। इंडोनेशिया में रामायण का एक अद्भुत अपना इतिहास है। बिल्कुल, इंडोनेशिया में बाली में हिंदू धर्म को लेकर, वहाँ मंदिरों का और जो कल्चरल फेस्टिवल्स है उनको लेकर काफी वहाँ पे हमको फुटप्रिंट्स देखने को मिलते हैं, करेंसी पे फुटप्रिंट्स देखने को मिलते हैं। और मतलब माइनॉरिटी में होने के बावजूद जिस तरह से हिंदू धर्म का सम्मान इंडोनेशिया में है, वो अपने आप में अद्भुत है। बिल्कुल, रामायण और महाभारत इंडोनेशिया के गांव में फोकलोर है। मुस्लिम देश है, लेकिन फोकलोर में रामायण और महाभारत आपके स्क्रिप्चर्स नजर आएंगे, दीवार पे पेंटिंग नजर आएगी। उनके नाम जो होते हैं, देखिए, मेघावती सुकार्णो पुत्री, गरुड़ा उनका कैरियर है, गणेश की वो क्या कहते हैं, आज वैसे सर कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आप देखिए कि 76 साल हो गए हैं गणतंत्र दिवस को, लेकिन 75 साल हो गए हमारे परमवीर चक्र को आप शामिल किए हुए 1950 के अंदर। और खास बात है कि किस तरीके से हम ये उनके बहुत करीब आएंगे। और अभी इंडोनेशिया की हम बात कर रहे थे, तो पिछले साल उनके डिफेंस मिनिस्टर जो कि एक एयर मार्शल हैं, वो आए थे और उन्होंने हमारी सारी डीआरडीओ, पीएसयूज और डिफेंस जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि महिंद्रा डिफेंस हो गई, टाटा एडवांस सिस्टम्स हो गए या भारत फोर्ज हो गया, उसको विजिट किया था। बिल्कुल सर, देखिए वो बात भी कर रहे हैं। और देखिए तस्वीरें हम 2015 से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि 2015 की तस्वीर, 2016 की तस्वीर, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और अब 2025 की तस्वीर, जहां प्रधानमंत्री मोदी उसी अंदाज में, उसी तरीके से आप देखिए लोगों से मिलते हुए, उनको लगातार उनको आप कह सकते हैं हाथ हिलाते हुए उनकी तरफ। और खास बात यह भी कि प्रधानमंत्री का ये अंदाज या उनका ये जुड़ाव लोगों के साथ उसी तरीके का है जो 2015 से हम देखते आ रहे हैं। देखिए इसमें एक बहुत बड़ी बात होती है, जो एक बड़ा नेता होता है ना, वो बहुत हम्बल होता है, वो लोगों के साथ जुड़ा होता है, और जब तक ये हम्बलनेस नहीं आएगी तब तक वो बड़ा नेता नहीं बनेगा। तो वो चीजें सारी दर्शाई जा रही हैं इन पिक्चरों में। मुझे लगता है लोगों से कनेक्टिविटी, लोगों के साथ जुड़ाव, वो भी बहुत। एक बार फिर से हमें इन तस्वीरों पर लौटना चाहिए। देखिए प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ पर कितनी आगे निकल आए, और मुझे लगता है इस वक्त एसपीजी के जो सुरक्षा कर्मी होंगे वो इस वक्त बड़े अलर्ट होंगे, और बड़ा उनको लग रहा होगा कि जल्दी से प्रधानमंत्री बैठे अपनी सुरक्षा की गाड़ी में और आगे जाए, क्योंकि उनके लिए बड़ा ये चैलेंज है, उनकी सुरक्षा का ध्यान उन्हीं को करना है। और इस वक्त जिस तरह से प्रधानमंत्री आम लोगों के साथ देखिए कनेक्ट कर रहे हैं, वहां उनके पास तक जाकर कैसे वहां पर हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनको वहां पर बता रहे हैं कि कैसे मैं हूं तो बहुत बड़ा इस देश का प्रधानमंत्री, लेकिन मैं बिल्कुल आपके पास तक आने के लिए भी मैं रेडी हूं। मैं वो नहीं हूं जो वीआईपी कमरों में बैठकर केवल वहां पर आपको केवल भाषण दूं या आपके लिए काम करूं। वो अक्सर गौरव कहते हैं प्रधान सेवक, आपको प्रधान सेवक कई बार कहते हैं। वो उनके जेस्चर्स में भी झलकता है। वो देखिए कितने पास चले गए, इतनी पास रेलिंग के जाने से एसपीजी वालों ने भले ही मना किया, लेकिन उन्होंने उसको भी वहां पर ओवरकम करते हुए देखिए वहां पर गए हैं और लोगों से। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री भले ही, ऑब्वियसली आपने सही बात कही कि सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न रहता है, लेकिन मुझे लगता है सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पता है कि वो इस अंदाजे में रहते हैं कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से हर बार करते हैं, वो इस बार भी लोगों से मिलने जरूर जाएंगे और वो उसके लिए तैयार भी रहते हैं लगभग। बिल्कुल बिल्कुल। इनका यही अंदाज इंडियन डायस्पोरा के साथ है। जब कभी भी विदेश विजिट पे जाते हैं और जहाँ जहाँ इंडियन डायस्पोरा सब्सटेंशियल, देखिए लोग हाथ जोड़कर उनको कैसे नमस्कार कर रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये कौन उनको उनका मुरीद नहीं बना देगा। गौरव ये वो जगह है जहाँ पर जो डिफेंस अटैचेज होते हैं फॉरेन कंट्रीज के, वो वहां पर खड़े हुए हैं और देखिए वो भी इसको देखकर कितना अचंभित होते हैं, सरप्राइज होते हैं, क्योंकि हर बार डिफेंस अटैचेज जो नए आते हैं वो इसको देखते हैं कि कितनी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ मौजूद होते हैं और प्रधानमंत्री मोदी इतना इजीली एक्सेसिबल है, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यही एक चीजें हैं जो आपको अलग बनाते हैं और यही डिफेंस अटैचे जो अपनी कंट्रीज में जाएंगे तब वो यहाँ की बातें बताएंगे। नहीं और सर अम्बेसडर मल्होत्रा, आप तो जानते हैं कम्युनिकेशन के तो किंग हैं, इनसे बेहतर कम्युनिकेशन आज के दौर में शायद ही किसी का होगा, जो लोगों से कनेक्ट करने का दोनों तरफ से किस तरह से। और उनको मालूम है कि इस तरफ जा रहा हूं तो दूसरी तरफ लोग भी खड़े हैं, उनकी तरफ भी मुड़ रहे हैं, उनकी तरफ भी वो हाथ हिला रहे हैं, उनकी तरफ भी लोगों का उनका भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो दोनों तरफ के लोगों को यहाँ पर बराबर मौका दे। बिल्कुल आर्टिकुलेशन, अपने व्यूज को, अपने भावनाओं को आर्टिकुलेट करना,
और पब्लिक को कम्युनिकेट करना, आई टू आई कांटेक्ट करना, और इसमें कहीं भी आपको वो नहीं लगेगा कि नकलीपन नहीं लगता, आप एक बहुत ही स्वाभाविक तरीके से जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो पब्लिक आउटरीच में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इनके केस में ऐसा लगता है कि नेचुरल तरीके से आ रही हैं, ये प्रिटेंशन नहीं है, प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, और ये उनका एक स्वभाव है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उनकी इस तरह की एक्टिविटीज़ में। देश में होते हैं तो अपने लोगों के साथ, विदेश में होते हैं तो डायस्पोरा के साथ। तो आप देखिए, आप इनके जितने भी, और ये पहली बार नहीं हो रहा है एम्बेसडर मल्होत्रा, 2015 से अब से 2024 तक। बिल्कुल, ये आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही सेम पिक्चर्स है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले गणतंत्र दिवस से लेकर अभी तक आप देख लीजिए, ये 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और आज 24 में जब हम 25 में जब हम बैठे हैं, 24 और आज 25 में जब हम बैठे हैं, तो आप देखिए कैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री उसी तरह लोगों के पास जाकर उनसे मिलते हुए, गणतंत्र दिवस की बधाइयां स्वीकार करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाकर उनको बताते हुए कि देखो मैं तुम्हारे बीच में हूं। क्योंकि एक आम आदमी के लिए सुमित, प्रधानमंत्री जैसे शख्स के पास इतना करीब पहुंचना सपने जैसा है। बहुत बिल्कुल, और ये एक तरीके का उनका धन्यवाद का जेस्चर भी है। वो धन्यवाद करते हैं कि वो जो हजारों लोग जो यहाँ पर सुबह से आके स्टैंड में आके बैठते हैं, पूरे कार्यक्रम को देखते हैं, उत्साह जो उनका होता है, जिससे पूरी आप कह सकते हैं कि परेड को बूस्ट मिलता है, क्योंकि परेड को भी इन लोगों से ही बूस्ट मिलता है। तो ये एक अपने आप में धन्यवाद होता है। देखिए अब आप यहाँ पर आए, अब देखिए अब गाड़ी के वहां पर दरवाजे को पकड़कर वो वहां पर खड़े हो गए, एसपीजी के जवान उनके पीछे खड़े हैं, और उसमें भी अभी देखिए वो अंदर नहीं बैठे हैं, वो अभी खड़े हैं और वो वहां पर अभी गाड़ी आगे बढ़ रही है। और अभी भी वो देखिए आगे, क्योंकि अब काफी दूर आ गए, तो अब बहुत लंबा कर्तव्य पथ है, तो पूरा अगर 2 किलोमीटर तक, बिल्कुल 2 किलोमीटर, तो फिर गाड़ी पे खड़े हो गए। और वो कैसे वो अभी भी वहाँ लोगों को देखिए, निराश किसी को नहीं कर रहे वो। सफर में जी सबका साथ सबका विकास का जैसा स्लोगन था, सबको साथ लेके चलने वाली बात है, तो उससे एक अलग मनोबल बढ़ता है सबका, पब्लिक का भी बढ़ता है। जब आपके नेता सबसे आपके प्राइम आपके साथ खड़े हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत ही बड़ी बात है। और ये एक्चुअली देश में पूरे बदले हुए माहौल को भी दर्शाता है। जैसे आपने वहाँ देखा, लाल चौक पे भी आज झंडा फहराया जा रहा है, सफर में वहाँ पे जो होता था सबको पता है। और आज की डेट में एनसीसी की जो प्लेटून की जो लीडर थी, वो भी वहीं से हैं, जम्मू से ही हैं, उनके भाई भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि कैसे यूथ वहाँ का कनेक्ट हो रहा है, कैसे उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है। मुझे लगता है एक सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी इससे जरूर प्रिवेल करता होगा कि देखिए प्रधानमंत्री कैसे ऐसे ओपन चल रहे हैं, मतलब हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, वो कितने कैपेबल हैं और किस तरह से यहाँ पर बदलता हुआ माहौल है कि माहौल है जो ओवरनाइट नहीं क्रिएट किया जा सकता।